आज का जो सेशन है वो खाद्य पदार्थों से संबंधित है और आज हमारे दो पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर अनिल और रूपचंद जी। डॉक्टर अनिल हमें टेक्निकल लाइन की बात बताएंगे और फिलोसॉफी और उसकी लाइन रूपचंद जी को जिम्मे रहेगी। बाकी हम सब अपने अपने हिसाब से अपनी बातों को रखेंगे। परिचय के तौर पे लगभग डॉक्टर अनिल को आप सभी जानते हैं। वर्ल्ड के जो वैज्ञानिक है 2%, उनमें आपका नाम है और एक सोशल वर्कर, प्रोफेसर, उसमें मैनेजिंग और कंपनियों में कई तरह के नॉलेज रखने वाली शख्सियत हैं आप। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। रूपचंद जी भी एक शार्क लेवल पे काम करते हैं, नेचर और ह्यूमन के सेंट्रिक बात करते हैं और हम सब इसके। मैं बिना कोई समय गंवाए हुए मामूली 2 मिनट में अपनी बात कह करके और डॉक्टर साहब आपके पास ही आऊंगा। हम इसको खाद्य पदार्थों को हम मान रहे हैं कि कहीं पेस्टिसाइड के घेरे में कितने आगे हैं। खाद्य पदार्थ क्यों आगे हैं, कैसे आगे हैं, ये भी रहेगा, लेकिन घेरे में है। और रेगुलाइजिंग बॉडी जो है हमारे जैसे FSSAI है या और जैसे मसाला बोर्ड है या और भी कोई बॉडी है जो इसको रेगुलाइज कर रही है। और मैं एक वो पढ़ रहा था बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जिसमें ABACH के नाम से एक्सेस टू बायोसेफ्टी क्लियरेंस हाउस के नाम से जो भी आप कोई बाहर से चीज मंगाते हो तो उसकी बायोसेफ्टी के अंदर क्लियरेंस लेते हैं। राम प्रसाद जी माइक बंद करिए अपना। तो वो सारी बातें जो है वो हम देख करके चलते हैं। लेकिन भारत का एक ध्रुव ने एक वीडियो किया और रूपचंद जी ने मुझे भेजा और हम दोनों डिस्कशन कर रहे थे। तो हम कोई ज्यादा टेक्निकल डेटा को याद रखने के माइंडसेट से आज का डिस्कशन नहीं करेंगे। हम एक एक्शन प्लान कैसे बना सकें उस माइंडसेट से बात करेंगे कि क्या ये जो कुछ भी खा रहा है यहाँ का कंज्यूमर और किसान जैसे पैदा करना है उसको हम किस तरीके से एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते एक ग्रुप बना करके या इसका प्रचार करके या इस तरीके से करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी शुद्ध भोजन कर सके। इन सब बातों को लेकर के हम अपनी बात को रखेंगे। तो डॉक्टर अनिल, आप हमें ये पहले तो ये बताएं कि ये सिस्टम है क्या, जो पेस्टिसाइड का जो दुनिया के लोग किस तरीके से बैन लगाते हैं कि भाई इतना हम लेंगे। जैसे EU ने कह दिया हम नहीं लेते हैं, चीन का माल ले लिया, हमारा नहीं लिया मसाला। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने नहीं लिया। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हैं तो ऐसे कैसे है, कोई इनका कोई मिलीभगती का है मामला या कोई ऐसी चेकिंग है या कोई ऐसी बॉडी है जो इन सब बातों को हमें थोड़ा सा पॉइंट आउट करे ताकि हम भी उन बातों की तरफ ध्यान दे सके। तो ओवर टू डॉक्टर अनिल। नमस्कार जी और धन्यवाद आपका नेटवर्क डॉक्टर साहब थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, कहीं टूट टूट के आ रही है आवाज। अगर आप नहीं, बीच में कट रहा है आपका नेटवर्क, या आप अभी ठीक है जी? जगह चेंज करें। हाँ थोड़ा ठीक है। हाँ ये बात वीडियो मैंने बंद करके ठीक है सर। UN को यूज करती है जिससे डॉक्टर साहब नेटवर्क इश्यू है। मैं ऐसा करता हूँ रूपचंद जी को ले लो, तब तक आप नेटवर्क को प्रॉपर कर ले। हाँ रूपचंद जी आप अपना सबमिशन दे दें इसमें, फिर डॉक्टर साहब को ले लेते हैं क्योंकि आप दोनों के इर्द गिर्द रहेगा। आप अपना कहीं नेटवर्क का इश्यू ऊपर नीचे मेरी तरह कहीं जा करके और अपना क्लियर करें रूपचंद जी, और बाद में दोबारा रूपचंद जी को वो ले लें। मेरी आपसे दो ही सबमिशन है। पहला बात तो ये है कि
रूलिंग लीड, कंट्री का रूलिंग लीड, वर्ल्ड का रूलिंग लीड जो है हुक्मरान, वो अपनी जनता को कैसे ट्रीट करता है, एक बात तो ये है। या उसका दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पब्लिक जो है वो अपने रूलिंग लीड के जो ट्रीटमेंट से क्या वो सेटिस्फाइड है। यही एक क्वेश्चन है जो अपने दिमाग में खर्च करता है कि क्या जो बिहेवियर हमारा हुक्मरान ग्रुप हर कंट्री का उसके जनता के साथ कर रहा है, क्या जनता उसे सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। तो अब सवाल जहां पर है हेल्थ का और खाने पीने का है, तो जो फार्मूलेशन या जो प्रपोजिशन या जो मेयर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तय करते हुए जाते हैं कि बाहर से कोई भी चीज आएगी तो उनके लिए एक खास बॉडी बनी होती है एक्सपर्ट की, जो हेल्थ के एक्सपर्ट भी होंगे, फूड के एक्सपर्ट भी होंगे, सब वगैरह। तो वो बोर्ड या वो बॉडी जो है वो इंपोर्ट करने वाले मटेरियल को वेरीफाई करती है कि इसमें कितना पेस्टिसाइड है, कितना कार्सिनिक मैटर वगैरह दूसरा वगैरह है। तो कुछ कंट्री के अंदर जो ऐसा बोर्ड है कि जो बिल्कुल भी आप पीपल के टू द पॉइंट काउंटेबल हैं, जवाबदेही हैं, और उनको लोगों के अंदर वो बांड है, बांड भाईचारा है, अपने लोगों को जहर नहीं खिलाएंगे। इसलिए वो जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं और सब संजाते घटिया आती है, उसको बदले देते या पैसे देने हैं तो घटिया चीज क्यों ली जाए। तो ये बताता है कि उस वहां के पीपल का लेवल क्या है, और वहां के रूलिंग लीड ने जो एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्ट का बोर्ड बनाया है फूड के कंटेक्स्ट में या हेल्थ के कंटेक्स्ट से, वो पीपल्स को कैसे कौन सी इक्वेशन से ट्रीट करते हैं कि वो उनके साथ उनका बॉन्ड स्ट्रांग है या बॉन्ड वीक है, या बॉन्ड के बीच में एक कोई ऐसा बॉन्ड आ गया जहां वो पैसा कमाना चाहते हैं। एक बात उससे पता लगता है कि कोई भी कंट्री का जो फूड एंड सिक्योरिटी वाला जो सेफ्टी वाला जो एक्ट है वो कैसे अपने पीपल्स को ट्रीट करता है। और दूसरा जो है कि लोग वहां से क्या वो सेटिस्फाइड हैं। भारत की पोजीशन ऐसी है कि जहां पर एक ही एग्जांपल मैं सुनी थी कि वो एक कोई, अब तो मुझे इतना वो टेक्निकल नाम याद नहीं है, वो कैंसर करने वाला एलिमेंट है जो एक्सेप्टेड था 0.1, इन्होंने उसको 1 कर दिया, मतलब 10 गुना बढ़ा दिया उसको सीधा ही। इसका मतलब है हिंदुस्तान के लोगों को जहां पर 0.1 पहले एक्सेप्टेड था, अब वो उन्हें बोर्ड ने कह दिया कि नहीं 1% तक भी चल सकता है। तो इसका मतलब यह है कि उनका लोगों का जो जिन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया हुआ मटेरियल वापस कर रहे हैं, एक उनका अप्रोच, और एक हमारे वाला जो FSSAI है उसका अप्रोच क्या है अपने पीपल के प्रति। ये एक इक्वेशन बताता है कि रूलिंग लीड जो है वो पीपल्स को कैसे ट्रीट करता है और पीपल्स क्या उसे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। जब तक हम इस सोशोलॉजी पर या समाज पर नहीं सोचेंगे, आगे बात लोगों को एजुकेट करना या लोगों को सुनाना, वो समझेंगे यार ऐसी ही बातें करते हैं, सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ यही है कि क्या हमारा बाप का संबंध बेटे के साथ ये गारंटी है कि उसके लिए पैसे का ठीक है रूपचंद जी, डॉक्टर साहब का हो गया हो तो ये बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रूपचंद जी ऐसा तो हम ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई इंस्टीट्यूट जो इतनी वैज्ञानिकों से लथपथ हो और जहाँ जांचें होती हो तो भारत को अपना इतना आंक के बैठ जाए कि नहीं साहब ये तो फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं। अब ये कहीं न कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो 0.1 से 1 हुआ, कैंसर वाला जो हुआ, जो अपने वीडियो धुर वाला देखा और उसमें जो बात ऊपर करके आई, और भी मैंने डेटा देखा, तो ये जैसे टेम्परेचर का कह दिया 1.5 डिग्री बढ़ा दो, बेटे बेटे कह दिया 1.5 बढ़ा दो, थोड़े दिनों में ये सारे वैज्ञानिक और ये पूरे जो राजनेता एक जगह इकट्ठे होकर कह देंगे अरे यार 2% तक चलेगा, आदमी मरेगा नहीं, जीव जंतु नहीं। तो ये जो डेटा बनाने का तरीका, ये कौन सा क्या सिस्टम है, दुनिया के राजनेता इस तरीके से अपना तरीका अपना लेते हैं, तो कई फैक्टर है, तो एकदम से हम कैसे करें लेकिन जिए भी कैसे, ये भी हमारे सामने एक सवाल तो बनता है। डॉक्टर अनिल, आप यदि माइक ठीक कर पाए तो हमें टेक्निकल टर्म्स में ये बात बताएं ताकि हम, नेपाल सिंह जी यूएई से जुड़े हुए हैं, फूल कुमार जी फ्रांस से है, और हम बैठ के सीरियसली हम 5-5 मिनट सबके लेंगे कि वहां नेपाल में नहीं, नेपाल सिंह जी यूएई के अंदर कैसे है, उनका खान पान सिस्टम है क्या है,
यहाँ कैसे है, भारत में क्या है, तीनों के कंपैरिजन में भी देखेंगे और टेक्निकल टर्म्स में डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे कि भाई ये सिस्टम है, ये से जांच होती है, इसलिए हम इस बात। अभी आवाज आ रही थी मेरी ठीक? आप सब अब ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है जी। तो जो यूएन की एक बॉडी रहती है जिसमें कोडेक्स, जिसको एलिमेंटरिस बोलते हैं, वो कुछ गाइडलाइन सेट करते हैं फूड एडिटिव्स की लेकर के, और कुछ मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स जो चीज हानिकारक हैं और फूड सप्लाई चेन में आती रहती हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, उनकी एमआरएल जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रेजिड्यूअल लिमिट कितनी आ सकती है, वो डिसाइड कोडेक्स एलिमेंटरिस सभी के लिए एक बार स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं अलग अलग कंट्री की, जैसे एफडीए अमेरिका की है, एफएसएसएआई हमारी है, ये अपने यहाँ की कुछ रेजिड्यूअल लिमिट्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो कोडेक्स एलिमेंटरिस यूएन यूनाइटेड नेशंस की बड़ी है उसकी गाइडलाइंस इशू की हुई सारी की सारी एक रेगुलेटरी बॉडी अपने यहाँ रेगुलेशन माने या ना माने, वो डिपेंड करता है वहां के कंट्री के रेगुलेटरी बॉडी के ऊपर। पर एक स्टडी करके जो साइंस के साइंटिस्ट हैं वो अपनी स्टडी करके कोडेक्स एलिमेंटरिस के पास रखते हैं। कोडेक्स एलिमेंटरिस उसकी गाइडलाइन इशू करता है, चाहे वो किसी भी संबंध में हो, खाने के संबंध में, चाहे वो खाना बनाने के संबंध में हो, साफ सफाई के संबंध में हो, डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में हो, कुछ करना है उसमें वो संबंध में हो, मान लीजिए कलर ऐड करना है, कौन सा करना है, नहीं करना है, कितना मैक्सिमम कर सकते हो, या कोई रेजिड्यूअल लिमिट्स आ जाती हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स की रेजिड्यूअल लिमिट्स आ जाती हैं, उनके बारे में जो है कोडेक्स एक गाइड इशू करता है। उस गाइडलाइन के बेसिस पर रेगुलेटरी बॉडीज अपने यहाँ खुद उन गाइड अडॉप्ट कर लेती हैं, उनके रेगुलेशन और कुछ भी। इसके अलावा जो मान लीजिए कोडेक्स एलिमेंटरिस जिनकी नहीं है, उनकी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, वो एक अपनी स्थिति के तहत मान लेती हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पेस्टिसाइड की बात आई अभी, तो हमारे यहाँ लगभग 235 पेस्टिसाइड्स जो है रजिस्टर्ड हैं, जिनको कहा गया है कि ये पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड और वीडीसाइड सर ये हैं साल्ट्स के नाम के ऊपर। उनमें से जिन वो सभी पेस्टिसाइड्स दूसरी कंट्रीज में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारे यहाँ भी क्या है कि उनका रेजिड्यूअल लिमिट डिसाइड कर रखा है कि इतना रेजिड्यूअल लिमिट आ सकता है। उसके अलावा जो रेजिड्यूअल लिमिट्स नहीं है, जो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड्स रजिस्टर्ड नहीं है, उनका रेजिड्यूअल लिमिट कितना हो। फिर मान लीजिए कहीं से देश इंपोर्ट कर रहा है, हमारा नेपाल से ले रहा है मान लीजिए, और नेपाल में कोई पेस्टिसाइड ऐसा है जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो पेस्टिसाइड कितना रेजिड्यूअल लिमिट हो सकती है उसकी। तो उसकी कुछ दिन पहले तक जो रेजिड्यूअल लिमिट थी वो 0.01 मिलीग्राम पर केजी थी, जिसको एफएसएसएआई ने कुछ दिन पहले 0.1 मिलीग्राम पर केजी कर दिया। ये मान लीजिए कि 10 टाइम्स उस लिमिट को बढ़ा दिया। पर वो आप इस चीज को भी समझिए कि वो सिर्फ और सिर्फ उन फूड प्रोडक्ट्स के लिए है, उन खाद्य पदार्थों के लिए है जो इम्पोर्ट होते हैं, क्योंकि उनमें कोई पेस्टिसाइड ऐसा आ सकता है जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पेस्टिसाइड के लिए ऐसा है। दूसरी चीज, जो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड्स हैं उनकी लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है जी, कि हाँ हमारे यहाँ ये पेस्टिसाइड्स हैं और रेजिडुअल लिमिट आ सकती हैं इनकी। तो उसमें क्या रहता है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर कुछ माइस के ऊपर या कुछ छोटे जानवरों के ऊपर वो एक स्टडी कर दी जाती है, जिसमें एक डोज दी जाती है, इंक्रीमेंटल डोज। उस इंक्रीमेंटल डोज में जिस डोज के बाद उस पेस्टिसाइड के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कि जी ये सिम्टम्स यहाँ से आने शुरू हो गए, उसकी 50%, जिसको बोलते हैं LD50 के आसपास की लिथल डोज 50, उसका 50% एक मानक मान करके, और ये कहा जाता है कि इसमें से भी जो है इसका 10% आपको आप इसका लिमिट लगा सकते हो, क्योंकि आदमी को फूड प्रलॉन्ग लेना है। आपने एक जानवर, छोटे जानवर में तो एक बार में डोज दी है, तो हो सकता है कि वो एक बार में डोज से उसके सिम्टम्स तो आ गए, पर अगर आप थोड़ा थोड़ा हर रोज खाओगे, क्योंकि खाना तो हर रोज खाना है,
तो उस हिसाब से उसका प्रोलॉन्ग कंजम्पशन में, ज्यादा लगातार कंजम्पशन के तहत उसके सिम्टम्स आएंगे, तो वो आप उसके तहत वो उसकी डोज LD50 से भी 10% रखी जाती है कि भाई LD50 मान लीजिए 5 मिलीग्राम आई, है ना, 5 मिलीग्राम के बाद सिम्टम्स आने आपने उसका 10% ले लिया, यानी कि 0.25 मिलीग्राम, इतना हो सकता है लिमिट, बस इतना ही इसका लिमिट सेट करते हैं। और वो भी तब तक जब तक उसका कोई प्रलॉन्ग, यानी धीरे धीरे जो जितनी डोज आपने डिसाइड की है कि परमिसिबल लिमिट इतनी है, और वो आप लगातार उस माइस को या रैबिट को दे रहे हैं, और उसमें वो सिम्टम्स लगातार कंजप्शन के बाद अगर आते हैं, तो वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सिम्टम डॉक्टर साहब ये फार्मूला दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। नेटवर्क भी थोड़ा इश्यू है। एक थोड़ा सा मैं ऐड और भी दूं कि आदमी पे भी होता है क्या, जैसे फार्मा पे करते हैं, या ये रेबिट या जानवरों पे भी होता है ये टेस्टिंग जो पेस्टिसाइड वाली है? थोड़ा सा नेटवर्क की थोड़ी इश्यू थी। हाँ जी, अभी ठीक आ रही है अलग। हाँ जी, तो उसके बाद इसका डिसाइड करते हैं। हाँ, ज्यादा है अब, तो जैसे इथिलीन ऑक्साइड की बात आ रही थी, और जो सब चीजें यूज करते हैं लोग, हम एक फॉस्फिन गैस भी यूज करते हैं गेहूं में एक दवाई डालते हैं, पाउडर डालते हैं या गोलियां डालते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि वो गैस को रिप्लेस कर देता है उस एरिया में, ऑक्सीजन को, जो फॉस्फिन गैस है, तो वो क्या करता है कि जितने हमारे पेस्ट मर जाते हैं अंदर से, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, तो वो मर जाते हैं। ऐसे ही फ्यूमिगेशन करते हैं, ऐसे ही मसालों में या दूसरी चीजों में फ्यूमिगेशन की है, जिसका नाम है इथिलीन ऑक्साइड। उस इथिलीन ऑक्साइड फ्यूमिगेशन के तहत क्या है कि उसमें कुछ तो ऐसा रहेगा कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा फूड। हमारा फूड तो ऐसा है ना कि भाई कुछ तो जाके उसके ऊपर चिपकेगा ही। तो जो फ्यूमिगेशन की लिमिट थी कि भाई फ्यूमिगेशन आपने कर लिया, फ्यूमिगेशन करने के बाद उसमें से आपको हटाना भी है, कि आपने फ्यूमिगेट किया, फ्यूमिगेट करने के, फ्यूमिगेशन का मतलब कि आपने एक गैस का चैम्बर बना दिया, उस गैस के चैम्बर में उस स्पाइसेस को रख दिया। उससे क्या रहेगा कि कुछ साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है जो बीमार कर देते हैं हमें, या कोई और दूसरे पेस्टिसाइड पेस्ट जैसे सुरसरी है, वीविल्स हैं, कीड़े हैं, वो मर जाते हैं इथिलीन ऑक्साइड से। इथिलीन ऑक्साइड का मतलब ये है कि उससे कीड़े के अलावा कीटाणु भी, जो एक एक सेल के कीटाणु है, वो भी मर जाते हैं। और पेस्टिसाइड्स जो है लगभग उस तरह से काम नहीं करते हैं, और वो काम इस तरह से करते हैं। तो इथिलीन ऑक्साइड की एक गैस का बना करके एक एटमॉस्फेयर और उसमें स्टोर किया जाता है। तो दिन उसमें स्टोर करने के बाद आप उसको निकालेंगे नहीं, गैस निकालेंगे नहीं, तो वो थोड़ा लंबा स्टोर हो जाएगा, तो वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, मान लीजिए चिपक जाता है उसके साथ, ये मान के चले हम। तो चिपकने के बाद क्या है कि हाँ चिपकेगा, तो उसकी लिमिट डिसाइड कर दी कि भाई इतना ही ठीक है, इतना हो सकता है, इसके अलावा क्यों हो सकता है इतना ही, क्योंकि लिस्ट में आता है ग्रुप ए, यानी कि सबसे खतरनाक जो केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, जिनका एस्टेब्लिश हो चुका है कि हाँ ये जो है आपका कैंसर कॉज करता ही करता है, तो वो उस ग्रुप में, उस लिस्ट में आता है। तो इथिलीन ऑक्साइड का लिमिट में कहा गया कि भाई ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे जो स्पाइसेस गए हैं उनमें वो अमाउंट ज्यादा है, और हम अब तो उससे फ्यूमिगेशन के लिए केमिकल यूज होते हैं, वो पेस्टिसाइड तो यूज नहीं होता, पर दूसरी कंट्रीज ने उसको पेस्टिसाइड मान लिया। क्यों मान लिया? कि पेस्टिसाइड के तो टेस्ट आपको करने पड़ेंगे, इसलिए उसको पेस्टिसाइड की कैटेगरी में डाल दिया कि हाँ ये प्रोबेबल पेस्टिसाइड है, तो ये आप टेस्ट करेंगे तब आपको इसकी लिमिट, इस मैक्सिमम जो MRL मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, वो इतनी होनी चाहिए, तो उसमें कर लिया। हमारे यहाँ वो चीज एक्सपोर्ट हो रही है, या उसके लिए जो एगमार्क या जो एक्सपोर्ट बोर्ड है, उन्होंने उसको चेक नहीं किया, उसको
मतलब कर दिया, ओवरलुक कर दिया। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ दूसरे स्पाइसेस आते होंगे, उनमें तो ओवरलुक होता ही होगा, है ना। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो परमिसिबल से बहुत ज्यादा कलर भी यूज करती हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो दूसरी चीजें भी अपनी लिमिट से ज्यादा यूज करती हैं, बट वो हमारे जो लॉज हैं वो इतने सख्त नहीं हैं और इतने, ये मानिए कि विजिलेंट नहीं है कि उनको चेक कर पाए। चाहे वो बाबा रामदेव की कंपनी हो या ये छोटे छोटे जो ठेले लगा करके या दुकान मिठाई वाले हैं, में कितना ही वो कलर डाल देते हैं, लड्डू बिना के बनाते नहीं हैं। तो वो सब चीजें, कुछ लोग, एक सर्वे हुआ जिसमें सर्वे में ये भी देखा गया था, वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने नहीं किया, वो एक टीचर, एक स्टूडेंट ने अपनी पीएचडी के दौरान किया कि उसने मान लीजिए 100 सैंपल लिए, उनमें से 95 सैंपल फेल थे। या तो वो नॉन परमिटेड कलर यूज कर रहे थे, या अगर परमिटेड कलर यूज कर भी रहे थे तो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा यूज कर रहे थे। तो इस तरह के सर्वे अगर वो एक स्टूडेंट एक लैब में छोटी जगह कर सकता है, तो FSSAI को भी इस पर सोचना चाहिए कि भाई ये थोड़ा सा इस पर बात की जाए और उस पर अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी आज के सेशन में सवाल खड़े कराऊंगा लोगों से, लेकिन इसके पहले जो बाहर से हमारे साथ NRI जुड़े हुए हैं तो वहां के सिस्टम को थोड़ा समझते हैं कि UAE में नेपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, तो उनके भोजन का बाहर से आने वाले का कोई इनको ध्यान में है तो हमारे साथ शेयर हो जाए, फूल कुमार जी भी शेयर कर दे। और बाकी साथियों से भी मेरा निवेदन यही रहेगा कि हम अपनी जिज्ञासा को शांत करें। डॉक्टर अनिल हमारे साथ जुड़े हैं और फूड टेक्नोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और बच्चे एक्सपर्ट हैं। वर्ल्ड की जो लिस्ट बनी थी उसमें आपका नाम भी है, इसलिए हमारा सौभाग्य भी है कि हम इनसे कुछ बातें जानेंगे। तो हमारी अपनी बात कहने के बजाय अपना अपना सवाल रिजर्व रखें कि साहब मुझे ये जिज्ञासा है। तो नेपाल सिंह जी, आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो जो दीजिए अपना। हाँ जी, सभी को राम राम सबसे पहले तो, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके आज। मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है नेपाल सिंह जी। तो सभी को राम राम जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। बहुत दिनों बाद कुछ दोस्तों से मतलब एक तरीके से नेटवर्किंग के थ्रू आज इंटरेक्शन हो रहा है। सो पहली तो बात यह है जी, देखिए हम लोग जो है, अब फूड सेफ्टी की बात आई कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ फूड सेफ्टी और जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो कि हमारे यहाँ जितने भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो साइंस बेस्ड जितना भी फूड सेफ्टी है और क्वालिटी स्टैंडर्ड है, या फिर फूड और बेवरेज के जितने प्रोडक्ट हैं उनके रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्टोरेज और उनके डिस्ट्रीब्यूशन तक लेके ये पूरा के पूरे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सुना आज तक कि हाँ इन्होंने किसी प्रोडक्ट को डिटेल स्टडी की हो और बैन किया हो इंडिया में। हमारी आंख तभी खुलती है जब इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है हमारे कंपैरिजन में। तो ये निकल के आता है, और जो कि सच है बिल्कुल। अब देखिए थैंक्स टू द ध्रुव राठी, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इंडिया में फूड सेफ्टी को लेके अवेयरनेस ही नहीं है बिल्कुल भी। हम कहीं भी जाके ठेले पे, कहीं भी चौराहे पे खाना शुरू कर देते हैं, धूल धक्कड़ हो चाहे कुछ हो, वो तो जो एक तरीके से अलाउबल लिमिट है वो तो अलग बात है, लेकिन वो तो जो सामने सामने हो रहा है, मक्खी भिनक रही है, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम उसी की परवाह नहीं करते। और अगर हम मान लिया एक दो बार, मेरा ये पर्सनल रियल एक्सपीरियंस है कि मैंने कहा यार ये क्या हाइजेनिक नहीं है, देखो क्या हो रहा है, कह लगा यार तुम ये फालतू की बात करते हो, तुम लोग ना इसीलिए तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक है कि तुम इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हो। देखो ना हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रोंग है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक लेवल आ चुका है हमारे लोगों का। दूसरा बात ये है जी कि ये इंडिया में बहुत ही अलार्मिंग इश्यू है
फूड एडल्ट्रेशन को लेकर के। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ बताता हूँ यूएई में, और कंपैरिजन करूँगा छोटा सा ही। अगर यहाँ कोरोना के टाइम में ये हैंड वॉश करने के लिए जितने भी हमारे मतलब एक तरीके से उस टाइम बड़ी बाढ़ सी आई थी कि भाई हाँ इसको कोरोना में कैसा हाइजीनिक मेंटेन करे, कौन कौन से आपके अलाउेबल, मैं नाम भूल गया इसका जिसको बोलते थे अब तो, क्योंकि एक तरीके से माइंड से स्किप कर गया। तो जो वो लिक्विड आता था तो इन्होंने टेस्ट किया कि वो फॉल्टी है। आप यकीन मानिए विद इन 5 डेज इन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि किसी भी शॉपिंग मॉल पे ये सैनिटाइजर आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, और अगर दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे, और वो सारा का सारा हटा दिया हर जगह से। इंडिया में आप ये देखो सैनिटाइजर के नाम पे कितने मतलब एक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, दूसरा इंडियन बिजनेस कम्युनिटी, हमारे यहाँ की इंडियन बिजनेस कम्युनिटी हालांकि है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी यही सिनेरियो, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी अगर मैं ट्रेडिशनल देखूं सदियों से ही बेईमानी के लिए जानी जाती है। अगर कोई भी व्यापार करेंगे, प्रॉफिट कमाना ठीक है, प्रॉफिट जो बिजनेसमैन होता है प्रॉफिट कमाने के लिए है उसका टारगेट, लेकिन इनके कोई इथिक्स नहीं है, ना किसी जान माल से रिलेटेड है इनका इथिक्स, ना कोई इनका चारित्रिक कोई इथिक्स है, कुछ नहीं है। बस इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए इन्हें देशद्रोह को भी करना पड़े कोई फर्क नहीं है, अपने लोगों की जान लेनी पड़े तो भी फर्क नहीं है। कोरोना में भी देखा, हर जगह देखा, आपदा में जिसे कहते हैं ना अवसर ढूंढना, ये इनकी फितरत है। अब सवाल ये आता है कि दुर्भाग्य से वही लोग अब पावर में आ गए, तो जाहिर सी बात है ये जो इरेगुलरिटीज है ये तो होनी है ना, इन पर चेक होना है, और वो निकल कर सामने आ रहा है। और ये एक फील्ड में नहीं है, ये हर फील्ड में यही हालत है। आप बिजनेस से ले लो, चाहे आपकी लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन में ले लो, करप्शन में ले लो, कहीं भी ले लीजिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ जी, वर्ल्ड ओवर, क्योंकि मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि डॉक्टर अनिल पंघाल ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब कर लिया, तो मैं उन पॉइंट को रिपीट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो वर्ल्ड ओवर अगर आपको डिफरेंस देखना है डेवलप्ड कंट्रीज और लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज में, तो 2 पॉइंट में ही आपको नजर आएगा और कुछ नहीं है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा करप्शन, और दोनों ही के दोनों में अगर आप अपने यहाँ देखो, लॉ एंड ऑर्डर की तो ऐसी धज्जियां उड़ाई जाती है हमारे यहाँ कि मेडिकल फील्ड में इन्होंने 2-3 साल पहले कानून ही पास कर दिया कि अगर मान लिया किसी की डेथ हो जाती है मेडिसिन से, फॉल्टी मेडिसिन से, तो उसको जेल में नहीं भेजा जा सकता, उस पर पेनल्टी लगा के छोड़ दिया जा सकता है, जबकि बाहर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ घूम फिर के बात वही है कि जो लोग बेईमानी करने का जैसे माइंडसेट रखते हैं वही पावर में आ गए, तो उन्होंने ऐसे ही रूल बना दिया, और उन रूल में ऐसे ही उन्होंने लिवरेज दे दिया। जैसे अभी डॉक्टर अनिल पंघाल ने बताया कि जो रेजिड्यू लिमिट है वो 0.01 मिलीग्राम पर किलोग्राम थी, लेकिन इन्होंने बढ़ा के 10 गुनी बढ़ा दी, 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम कर दी, और उन रेजिड्यू के लिए कि जो यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है या जिनकी कोई अपर लिमिट डिसाइडेड नहीं है। ये सारे काम ये इसलिए करते हैं कि सारे अपने बिजनेसमैन को फेवर करने के लिए। कंज्यूमर कहीं भी इनके टारगेट पे नहीं होता। कंज्यूमर कब टारगेट पे होता है? सिर्फ राजनीति के लिए। यहाँ किसानों की वहां पुरानी जलानी तो हो भाई, ये तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तब इनकी जुडिशरी भी एक्टिव हो जाती है, तब इनके सारे की सारी गवर्नमेंट बॉडीज भी एक्टिव हो जाती है, बिना इस चीज के देखे कि आपकी पोल्यूटिंग एजेंसी कौन कौन सी है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, वो किसान पर लाद देते हैं, और किसान एक डेविल की तरह इन्होंने प्रोटेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से इनका अभी जैसे ये फूड सेफ्टी की बात आई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के दौरान इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, जो भी दिक्कत हुई वो पैकेजिंग के दौरान हुई, स्टोरेज के दौरान हुई। तो यानी कि किसान इसमें नहीं है, कोई रोल नहीं है इसमें, अब ये लपेट नहीं पा रहे। दिक्कत ये थी कि पहले पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी, अब पब्लिक अवेयरनेस आ रही है। जैसे अभी थैंक्स टू श्री हनुमान राम जी कि इस तरह से आप मतलब एक तरीके से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विचार ले रहे हैं। दूसरा ध्रुव राठी जैसे लोग आगे, और ये सारे गांव से जुड़े लोग हैं,
ये ईमानदारी से बेबाकी से तथ्यों के साथ रख रहे हैं, तो इससे अवेयरनेस आ रही है। अदरवाइज गवर्नमेंट का काम सिर्फ जो है, जिसे कहते हैं ना कि भाई एक गवर्नमेंट की एक वो आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसके कॉर्पोरेट फ्रेंड्स है वो कहते हैं भाई ये कैसे काम होगा, तो हमारे जैसे लोग जाएंगे या गवर्नमेंट एजेंसी जाएगी जी ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो जो लॉ डिफाइंड है उसके फ्रेमवर्क में आता नहीं। तो इनका ये होता है कि यू आर नॉट हियर जस्ट टू टेल अस व्हाट इज लॉ, कि आप यहाँ आए हो ये बताने के लिए नहीं आए हो क्या लॉ है, आपका काम है जो हम कर रहे हैं उस लॉ के अंडर करना। ठीक है जी। और उसके लिए आंख बंद करके ये लग जाते हैं, जैसे कृषि बिल हुआ था, किसी एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ CSIR का भी इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, किसी ने हिम्मत करी इनको बताने के लिए किस तरीके से कृषि बिल जो है खतरनाक हो जाएंगे, इनमें क्या क्या खामियां हैं। इन्होंने कोई दिक्कत ही नहीं ना किसी से राय ली, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप है उससे बनवाए और इम्प्लीमेंट कर दिए, और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने किसी ने विरोध नहीं किया। ये वो है एक प्रमाण कि हमारे यहाँ की जांच एजेंसी भी। नेपाल जी संक्षेप में लें, आगे कई साथी और हैं। हाँ, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ जी बस। हाँ, तो ये है कि हमारा इंटेंट जो है वो भी बिल्कुल भी हम क्लियर नहीं है और ब्रेव नहीं है सच बोलने के लिए। जो पावर हमें कहती है हम उसी में ढल जाती है। सही मायने में तो सारे रूल्स जितने भी लिखे हुए हैं, लेकिन जो पावर चाहती है वो ही रूल होता है यहाँ पर। बाकी अभी आप देख लो, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने आवाज उठाई तो अब यहाँ हल्ला हो गया। हांगकांग और सिंगापुर तो पहले ही बैन कर चुके हैं इनके इंडियन स्पाइसेस को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ फूड सेफ्टी एंड जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, लेकिन उसका काम क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो उसी पे ही उठ जाता है, लेकिन इस बात को हमारे यहाँ कोई नहीं पूछने का। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारे कल्चर में अभी भी फूड सेफ्टी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और गवर्नमेंट इसको सिर्फ और सिर्फ एक फोर्सली इम्प्लीमेंट करती है जितना करना होता है इंटरनेशनल नॉर्म को देखते हैं, वरना उसका भी इंटेंट है नहीं। यही मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद नेपाल सिंह जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। यहाँ प्रॉब्लम है जन विश्वास बिल, इसका वर्णन किया आपने। मैंने जन विश्वास के बारे में बहुत बोला है, पैसा दो और दुनिया को मारो, चाहे कुछ भी करो। फूल कुमार जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर मैं साथियों के 1 बाय 1 सवाल लेना चाहूंगा कि सेशन की रोचकता भी बनी रहे, डॉक्टर अनिल उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जवाब दे पाए। फूल कुमार जी, फ्रांस। जी सर, नमस्कार आप सभी को। वैसे तो डॉक्टर अनिल ने और फिर नेपाल जी ने काफ़ी सारा बेस ऑलरेडी बना दिया है और काफ़ी सारी बातें इनकी बातों में आ चुकी हैं, और एक जो पॉइंट यहाँ पे मैं रखूँगा 2 एस्पेक्ट में। एक तो आप जो यहाँ यूरोपियन के हिसाब से जाना चाहते हैं, और एक अपने यहाँ ये इस लेवल तक इर्रेस्पॉन्सिबल वे में चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों हैं। यहाँ सर्टेनली सीधी सी बात है, यहाँ मैं देखता हूँ ना तो ये रेगुलेशंस कुछ ज़्यादा ही हैं, चाहे वो हाइजीन के मामले में हो, चाहे वो फूड की क्वालिटी के मामले में हो, और ऑब्वियसली यहाँ की जो एजेंसीज हैं वो इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके यहाँ निकल के आती है कल्चर से, क्योंकि इनका कल्चर इतना मेंटेन्ड है। और उसमें भी एक और खास बात, जहाँ पे वो पॉइंट जाता है ना कि जब धर्म और इसका व्यापार का मिक्सचर बनता है ना, इन लोगों ने वो 1789 में सोल्व कर लिया था फ्रांसीसी क्रांति के तहत। और हमारे यहाँ ये बीमारी अब आज़ादी मिलने के बाद फिर से इन लोगों ने, जो आज के दिन सत्ता में है, इन्होंने टॉप पे ले जा दी। जैसे मेरे को एक घटना याद आती है, बचपन में एक हमारे गाँव में लाला होया करता, और वो बड़ी मिलावट करा करता। तो उसकी क्या करते रहोगे, बोले तुम मर रहा ब्रांड होकर, और बोला तुम मतलब तेरा पाप लगा के लगेगा, एक हुआ और एक जोड़, एक मंदिर बनवा दूंगा, हो गया सब बराबर। तो वह थ्योरी कड़ा दावा लिखड़ गए हैं, वह थ्योरी आवा है कि जो वो धर्म वाले बैठे हैं वो उसने चीज सिखावा है, चिंता ना करे तेरी प्रमोशन हम कर देंगे, वह तू अपना दाप के मार जितने डंडी मार सकता हो, और एक कितने धर्मशाला कुआ मंदिर बना दिए, फिर तेरा प्रसाद उठा देंगे। तो यो जो कल्चर है जहाँ पे धर्म और व्यापार का जो ये मिक्स करप्शन है, जो नेपाल जी ने कही ला की और करप्शन की 2 बात, उनमें ये जो कल्चरल करप्शन है, जो एथिक्स, जब किसी भी, अब यूरोपियन सोसाइटी में ये चीजें एथिक्स में आती हैं, एथिक्स कहाँ से बनती है, कल्चर किनशिप से बनती है। और हमारे यहाँ ये जो कल्चर किनशिप है वही जो हम अपने ग्रुप में भी बात करते रहते हैं,
सामंतवादी और उदारवादी में जाके डिवाइड होती हैं। हमारा जब तक उदारवादियों वाला सिस्टम चला, खासकर हमारे वाले इलाके की बात करो तो यहाँ पे लोग इतने एथिकल क्यों है? फॉर एग्जांपल किसान आंदोलन को ही ले लो, जब इन्होंने जमीनें हड़पने का करप्शन करना चाहा, या इतना बड़ा सिस्टम जो भी आप मानो उनमें कानूनों में बदलाव करना चाहते हो, सबसे ज्यादा उग्र ये हमारा वाला एरिया क्यों हुआ? क्योंकि वो जो उदारवाद की एथिक्स है वो कहीं ना कहीं बची हुई हैं, और ये उसी वजह से हुआ। बाकी इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग थोड़े ही था। दूसरा किसान आंदोलन और हो गया, एक और सेकंड फेज और आ गया। तो ये जो एथिक्स हैं, ये ही सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे। और आप एक और चीज नोट करो, मैं एक डॉक्टर आए थे यहाँ पे मेरे पास विजिट करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे यहाँ मेडिकल की स्टडीज में जब कोर्स पूरा हो जाता है तो एक स्पेशल कोर्स होता है कुछ एक हफ्ते का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया जाता है कि डॉक्टरी को एज ए बिजनेस कैसे किया जाए। आपको वहां पे सेंटिमेंट नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ उसको एक क्लाइंट मानना और उसका वो सिस्टम चलना है। जबकि यहाँ यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे इधर अमेरिकन कंट्रीज हो, इवन मिडल ईस्ट है, वहां पे भी, वहां पे डॉक्टर के ऊपर एक कंट्रोल है डायरेक्ट गवर्नमेंट का। यहाँ बिल्कुल, मतलब फ्रांस का तो हेल्थ सिस्टम सबसे पुराना भी है और यूएसए तक में कॉपी यहाँ से ही होके गया हुआ है। तो वो अब इंडिया में क्या है कि इंडिया में आपको और तो छोड़ो, आप खाने पीने तो आपके हेल्थ ट्रीटमेंट के नाम पे भी वहां पे अगर बिजनेस है तो क्या है, मतलब हम हमारे यहाँ एथिकल स्टैंडर्ड का सोच सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो जंक्चर चलता है निकल के, ये तो धर्म और ये जो व्यापार जब मिलके ये बात कहते हैं, ये थ्योरी फिलोसफी चलाते हैं। हमारे यहाँ व्यापार का स्ट्रक्चर ये है कि आपके करप्शन करो, बाद में कोई कुआ जोड़ मंदिर बनवा दो, हो गया तरफ आपका पुण्य निवारण। ये जो ऊपर बैठा हुआ ना, ये जो जंक्चर है, ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ में। और ये बाकी चाहे हांगकांग हो। अब देखो एक और छोटी बात, क्योंकि मैंने भी देखी है दुर्गाठी की वीडियो, उसमें एक आदमी ने सैंपल लिया 50 ग्राम फूड का और 4 दिन में रिपोर्ट निकलवा ली, जबकि जो एजेंसी है फूड की वो कह रही है हम 20 दिन में देंगे रिपोर्ट। अब इनकी मतलब इश्यू आने के बाद भी उस इश्यू को एड्रेस करने की इनकी मतलब एक जो रवैया है एरोगेंट, वो देखो क्या रवैया है। तो दैट इज ऑल आई थिंक इसमें। और तुम्हें बिल्कुल सही बताया फूल कुमार जी। जैसा नेपाल सिंह जी ने कहा वो बात बिल्कुल सटीक है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी यहाँ की बड़ी पुअर है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हुई, वो लॉ एजेंसी पुअर इसलिए है क्योंकि वो जो कल्चर है नहीं कि दाके घोटाला करो और बाद में धर्म के नाम पर कुछ वो सारे वो लोग हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें करप्शन भी हिस्सा है, धर्म के साथ करप्शन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। करप्शन इस सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेट हो चुका है और करप्शन के पीछे राजनीति जब एंटर हुई, जैसे जन विश्वास को बढ़ा तो उन्होंने हेल्थ के मामले में इनको बचाने के मामले में जन विश्वास नाम बहुत बड़ा देकर के उसके अंदर इतना छुपा हुआ एक एजेंडा डाल दिया कि आप पैसे जमा करा दो जो भी गलती करो, और उसके अंदर इसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से जो इन्होंने कानून के अंदर जितनी धज्जियां उड़ाई और जिस तरीके से इस कंपनियों को खुली छूट दी, जैसे एक कोई होता है ना घास होता है और उसमें आप खुले पशुओं को छोड़ दो, उस माइंड सेट से हुआ। क्योंकि मेरी एक सीरीज चल रही है 26 मार्च से लगातार, और मैं हर एक बिल के ऊपर 5 मिनट बोलता हूं कि इस बिल के अंदर यहाँ पे जाकर के ये इन्होंने इनके साथ ये किया, इनके साथ ये, पूरा डायरेक्शन एक ऐसा राजनीति का जो है वो इस लाइन में चला गया कि लॉ एनफोर्सिंग तो क्यों करेगी जब खुद ही मालिक ही कहे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं पैसे दे दो। नदियों को गंदा करने के लिए, पानी को, अब आप पर्यावरण को मिटाने के लिए पानी के अंदर कुछ भी कचरा डाल दो, पेस्टिसाइड डाल दो, वो कुछ भी डाल दो, पैसे दे दो, छूट दो। इतने बड़े बड़े हमारे साथ में बड़े यहाँ इस सोसाइटी के साथ हो रहा है, लेकिन इसको हम कर नहीं सकते। तो अब मैं साथी आप हैंड रेज करके अपने कोई सवाल को पॉइंट आउट करें। बाकी हमारे जो बाहर के गेस्ट थे उसमें रूपचंद जी आप अपना इंटरव्यू दे दें, इसमें आप पैनलिस्ट हैं और ये हैंड रेज किया है इन्होंने। नेपाल सिंह जी आप पूछ ले तुरंत, आप 1 मिनट के लिए पूछ लें ताकि बाकी इसमें, क्योंकि काफी साथी आज एक्सपर्ट जुड़े हुए हमारे साथ में और समय की पाबंदी हमारी सीमा। नेपाल सिंह। हाँ जी, मैं बस एक बात है करना चाहूंगा कि जो फूल कुमार जी ने बोला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने बताया था कि भाई संस्कृति हमारी ऐसी रही है और फिर वही पावर में आ गई। यानी कि इस टाइम
देखो हमारी जितनी भी लॉ इन्फॉर्मेंस की जो खामी है, करप्शन है, ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से स्टार्ट होता है। और मैं एक उदाहरण दूंगा सिंपल सा जी। एक ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक आई है, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं फूड प्रोडक्ट के मामले में। उसने एक रिपोर्ट दी कि भाई जो नेस्ले है वो बेबी फूड बनाता है, और उसने इंडिया में और मिडिल इनकम कंट्रीज में उसमें ज्यादा लेवल का शुगर का लेवल बहुत ज्यादा रख रखा है, जबकि बाहर यूरोपियन कंट्रीज में उसमें कोई शुगर नहीं होती उसके बेस। और उसने कहा कि ये नेस्ले कर रहा है आपके यहाँ, तो उसकी रिपोर्ट के बेस पे फिर जो है FSSAI को बोला गवर्नमेंट ने, भाई आप इसमें थोड़ा सा एक्शन लो और इसको जांच करो। तो आप ये देखिए एजेंसी नेशनल, चलो मैं डॉक्टर साहब से व्यू ले लेता हूँ नेपाल से। डॉक्टर साहब आप इस पे क्या कहेंगे? नेशनल वाली बात पे आप क्या बात कहना चाहेंगे? इसका क्या क्रिटिक? देखिए ये बिल्कुल सही बात है जो नेपाल सिंह जी ने कही, और जो ये बात कुमार जी ने और नेपाल सिंह जी ने कही, भाई हमारे एथिक्स ही नहीं है, और जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो हमारा बिजनेस करती आ रही है आज तक, उसका एथिक्स ऐसा ही है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। और तो हम लोगों को भी बचपन में ना ये करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इनके यहाँ इस तरह से है कि आपको आप पाप धोने का सिस्टम है, जो पाप लगेगा उसको आपने धोने का सिस्टम सिखाया। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आपका जवाब आ गया। अब रामनारायण जी कुछ आप पूछना चाह रहे थे, हैंड रेज किया। राम, बिल्कुल आज मुद्दा बहुत ही बिल्कुल व्यवस्थित है और बहुत ही सवाल सीधा सवाल करो आप। मेरा है, मैं कुछ जैसे इस लाइन से मैं जो जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी एक थोड़ी सी इस बात को और आगे बढ़ा दूं। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया और नेपाल सिंह जी ने बता दिया, जैसे कि ये चूंकि मैं आज उसी दुकान पर हूँ, इसलिए मतलब थोड़ी सी ये उस लाइन से इर्द गिर्द है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप पेस्टिसाइड बेच रहे हैं, आप बताएं। तो मेरा मतलब ये है कि जो सिस्टम जो बता ना, सिस्टम तो पता चले तो पूरा घालमेल है, लेकिन मैं आपको बता दूं सर, इस लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारी लाइन में इतना भ्रष्टाचार है कि कोई मतलब ही नहीं, किस कंपनी में क्या चीज बन रही है क्या नहीं बन रही, उसका कोई नाप तोल नहीं। बस लिफाफा पहुंचा दो, आप पानी बेचो, भले जो 20% दवाई आती है उसको 2% बेचो। यहाँ तक कि एक दवाई आती है जो लाल मार्का वाली, मैं आज चूंकि मेरी दुकान पे बैठा हूँ तो बहुत अच्छी तरह से आज आपको समझा देता हूँ। ये जो सेफ्टी और ये होते हैं लाल, पीला, हरा और नीला, ये जो कुछ मार्के होते हैं जिसकी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ती है, और खास करके मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूँ और कंपनियों की भी बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये जो 4 तरह के जो मार्का होते हैं कि जो सबसे खतरनाक, और उसके बाद कम खतरनाक, और उसके बाद फिर इस टाइप से जो होता है ये, तो उसमें जो है ये बहुत ध्यान देना पड़ती है। सब्जी भाजी में लाल मार्का वाली दवाई कभी भी नहीं डलती है, कभी भी। वो हमारे लाइसेंस के अंदर इंद्राज होता है, उसके अंदर बकायदे लिखा होता है कि ये जो जैसे जितनी भी लाल मार्का वाली होती है, जो मोनोक्रोटोफास होती है। और एक बात बहुत अच्छी आई, जैसे अभी ये जो सेल्फास वाली जो बात आई थी ना भंडारण के लिए, ये जो चीज है ये सेल्फास है, ये बिल्कुल लाल मार्का वाली होती है। ये देखो पूरा लाल मार्का है, और ये सेल्फास मैं बेचता हूँ। अब चूंकि ये हमको बिल में आती है, इसके पहले जो कुछ टेबलेट आती है वो बिना बिल में आती थी। ये चीजें वास्तविकता इसका ये अभी डॉक्टर अनिल साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझा था कि इसका ठीक है रामनारायण जी, आपकी बात आ गई। डॉक्टर अनिल, आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? जैसे ये व्यापारी है, प्रैक्टिकल बात बताइए इन्होंने, क्या ये बेच सकते हैं या चुपके से बेचने, क्या सिस्टम क्या है? कुछ आप कुछ शेयर कर पाए? जो ये बेच सकते हैं जैसा उन्होंने बताया, वैसे किस किस को बेच सकते हैं ये भी ऑलरेडी डिफाइंड है कि इनके लॉज में, कि आप ये इसको बेच सकते हैं, इसको नहीं बेच सकते, ये बेच सकते हैं, ये नहीं बेच सकते। ये ज्यादा तो जी रामनारायण जी बता पाएंगे। सर मैं अभी भी शुगर वाली बात करिए। पाउच होता है, ये एल्यूमिनियम फास्फाइड प्लेट आती है, वो नहीं बेच सकते हैं। ये जो पाउच होते हैं ना, इसका बकायदा बिल है। इसका थोड़ा सा मैं टाइम नहीं है, नहीं तो मैं विश्लेषण करके बता देता कि ये पाउच, ये जो एल्युमिनियम फास्फाइड है, सेल्फास जो है, इसका टेक्निकल ये है बिल्कुल बकायदा। तो ये पाउच को हम बेच सकते हैं, इसी की एक टेबलेट आती है वो नहीं बेच सकते हैं, उस पर बैंड है। तो ये उसके लिए मैं थोड़ा सा वो आज समय है नहीं,
क्यों पाउच क्यों भेज सकते हैं और इसको गोली को क्यों नहीं भेज सकते। उसमें मैं मोटे तौर पे 1 मिनट में पूरा मैं कर दूंगा कि कोई भी आत्महत्या कर, ये वो गेहूं के लिए जो घर में लोग बाग ले जाते हैं, कोई भी आत्महत्या करने वाला यदि इंसान है उसको आधे घंटे तक हम रोक देते हैं तो 80% उसका जो है मन विचलित होकर वो आत्महत्या नहीं करता है। तो वो टेबलेट से पाउच के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ऐसा है कि पाउच ले जाएगा, फाड़ेगा, चाकू लेगा, फिर उसके साथ बहुत सारा इसके साथ कुछ वो लेगा और खाएगा और जब मुंह में डालेगा तो मुंह में डालते ही वो जो है वो आपके तलवे में चिपक जाएगा और तलवे में चिपकने के साथ साथ वो वापस थूक देगा इसको, मतलब वो पेट में नहीं जाएगा तो वो मतलब एक तरह से मुंह धो धा के वापस वो हो जाए। तो इस कारण चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी रामनाथ जी बात आ गई। कुल मिला के सरकारी तंत्र जो बहुत ढीला है, भ्रष्टाचार उसके साथ है। हाँ, आर के मेघवाल ने हैंड रेज किया है। आर के मेघवाल अपनी बात को। धन्यवाद। मैं तो एक ही सवाल पूछूंगा एक्सपर्टों ने कि भाई ऐसी क्या चीज करें जिसमें ये कहते हैं ना प्रोसेस के दौरान एडिटिव मिलाते हैं। 2010 की बात है, एक अमेरिका में सर्वे हुआ कि ये जो स्टोर है, जो फूड वाले स्टोर, उसमें 14,000 रसायन मिलाए जाते हैं 2010 तक, 14,000 रसायन, ताकि वो प्रिजर्व रहे। अब यहाँ एवरेस्ट की बात आई, चाहे एमडीएच की बात आई, ये तो साफ हुआ कि यार किसानों ने पेस्टिसाइड ज्यादा नहीं मिलाया है, लेकिन प्रोसेस के दौरान हो गया। तो ऐसी क्या हम क्या करें इसमें? हालांकि मेरा तो सवाल आता है कि जब तक कुदरती खेती नहीं आएगी तब तक मामला बढ़ेगा नहीं, लेकिन एक्सपर्ट क्या इसमें सोच रहे हैं, समाधान क्या है इसका? क्या समाधान है? इन्होंने अपने स्टैंडर्ड तय कर दिए, ये तो आप बताइए। जी देखिए, ऐसा है कि प्रोसेस्ड फूड जो है उसमें उसको बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों से हमारी लड़ाई है। वो कि अगर वो ले जाएंगे खाना हमारा तो वो खा जाएंगे, अगर उनसे हमें जो बचाना है उसके लिए हमारे पास हथियार है कि आप केमिकल डालो वो मर जाए ताकि, और हम जो है उसको खाने को बचा पाए। पर इस गोरख धंधे में इतना ज्यादा खराब हो गया काम। मान लीजिए कि एक फूड की आपने शेल्फ लाइफ 1 महीना रखी खाने की, तो वो तो 1 महीने में आपको बेचना पड़ेगा ना मार्केट में, तो वापस लेके नहीं तो वापस आ जाएगा आपके पास, वो आपका एक मुनाफा घट जाएगा। पर उसमें क्या करें कि मान लीजिए थोड़ी सी और ज्यादा लिमिट डाल दें, उसमें वो जो जहर है जो मारने के लिए कीड़े मकोड़े, जहर ही कहूंगा मैं उसे, इंग्रेडिएंट नहीं कहूंगा, तो वो जो जहर है कीड़े मारने के लिए, कीटाणु मारने के लिए, उसे थोड़ा सा और ऐड कर दें तो उसकी एक जगह महीने की जगह 2 महीने हो जाएगी। आपके पास उस माल को बेचने के लिए 2 महीने होंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे तो 3 महीने होंगे, 4 महीने होंगे, 5 महीने होंगे, ऐसे ऐसे करते करते कई दिन लग जाएंगे। तो वो मेरी आ रही है, उससे जब मैं अगर डाल दूं और मेरा माल बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब वो उसका कभी भी टेस्ट होगा, कोई पकड़ा जाएगा, जैसे FSSAI में पकड़ा गया, तो हरियाणा इसमें भारत देश में तो ऐसा है, जो अभी बात हो ही रही थी कि एथिक्स और कल्चर तो रहे नहीं, तो आप जो है 10,000 रुपए देके छूट सकते हैं जी, आप अपना सैंपल ठीक करवा सकते हैं जी, सैंपल बदलवा सकते हैं जी, आप कुछ भी बेच सकते हैं जी। पतंजलि के प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा परमिसिबल लिमिट्स की वायलेशन है, सबसे ज्यादा परमिसिबल लिमिट्स की वायलेशन है, पर वो नहीं पकड़े जाते जी, और वो नेचुरल कह के बेच रहा है। तो इसका एक ही हल है कि आप प्रोसेस प्रोडक्ट को, प्रिजर्व प्रोडक्ट को कम से कम खाएं, और जो हमारे पुरानी पद्धति रही है कि हम ताजा खाते हैं और ताजा ही रहता है, तो उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें और बाजारू चीजों को थोड़ा कम खाएं। बात है के जी, आपका सवाल जो था बहुत ही अहम था। आपने कहा कि आप वो खेती कर लो तो बच जाएंगे। खेती करने से कुछ नहीं है, मार्केट को एवॉइड करने से बचत हो सकती है। खेती तो है ही अपनी जगह, लेकिन मार्केट को एवॉइड हमारे बुजुर्गों की तरह नहीं करोगे तब तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये बात बिल्कुल सटीक अब उभर के आई है, ये बात सही है। और कोई साथी अपना कोई बात रखना? मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूंगा जी, आर के साहब के क्वेश्चन के लिए। डॉक्टर नील ने लास्ट लाइन में इसका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। देखिए, जहां गड़बड़ घोटाला कहाँ होता है, गड़बड़ घोटाला ये होता है कि आपको प्रोडक्ट स्टोरेज करना है बहुत टाइम तक, जिससे आपको उसके बिजनेस उसका फायदा उठाया जा सके, और उसके लिए प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं जिससे वो खराब ना हो। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि जब आपका जो ओरिजिनल फूड प्रोडक्ट है किसान से आता है,
जब उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, बस ये मान लीजिए वहीं से ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें उसको नेचुरल फॉर्म में ले, प्रोसेस फॉर्म में अवॉइड करें, ये इसका सोल्यूशन है। तो कंज्यूमर को अवेयर करने की बात है कि अडानी जी के गोदान में प्रिजर्व का क्या क्या सिस्टम है, बहुत बड़े 249 इधर बन रहे हैं, 3 बड़े बन रहे हैं, तो वो भी अब कंज्यूमर के अंदर हम सोशल एक्टिविस्ट ये बात लेके जाए कि ये ध्यान रखिए। हाँ, आपने हैंड रेज किया है पी नाम से। हाँ, फूल कुमार जी, हाँ बोलिए फूल कुमार जी अपनी। एक एग्जांपल दूंगा सर मैं। जैसे मेरी दादी क्या करती थी कि 1-1 क्विंटल 50-50 किलो प्याज ले लेती थी और उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या तरीके करते थे, वो उनको तूड़ी में दबा देते थे और वो तूड़ी में दबे हुए 3-3 4-4 5-5 महीने तक चलते थे। दूसरा, मेरी दादी का जो था ना, घी जो बनाती थी मेरी दादी का घी जो है, मतलब दूर दूर शहरों तक उसकी डिमांड आती थी। तो वो उसको खास जब वो उबाल के और उसको प्रिजर्व करती थी ना, उसमें वो एक ही बात ध्यान रखती थी कि चेड़ू जिसको बोलते हैं ना, जो घी के ऊपर झाग आता है, कि इसको तब तक उबालते जाओ जब तक ये आना ही बंद हो जाए। मतलब वो उसको पूरे को ही रेक्टिफाई करके वो ये कहती थी कि जितना ये कम होगा उतनी घी की जो एज है वो लंबी होगी। और मेरी दादी का बनाया हुआ घी 6-6 महीने साल तक खराब नहीं होता था। तो ये जो गुड़ों वाले जो पुराने तरीके हैं ना, ये भी हमें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करके नई पीढ़ी को देने पड़ेंगे। थैंक यू। ठीक है। हाँ, वो रूपचंद जी, आप अपनी कोई बात को, पैनलिस्ट हैं आप, कोई दुनिया के स्तर पे जो कुछ भी गड़बड़ जाला हो रहा है, भारत के स्तर पे भी हो रहा है, हमारा क्या दायित्व बनता है एज ए सोशल एक्टिविस्ट? हम यदि कोई बात करना चाहें तो किस लेवल पे करें, क्या करें? कुछ अपना 2-3 मिनट में अपनी टिप्पणी को रखें रूपचंद जी। इसमें 3 पॉइंट्स आपके सामने सेशन है कि पहला जो इंडिया की बात है, दूसरे कंट्री का रेफरेंस दे देता हूं मैं कि इंडिया का सिस्टम, या कीजिए ऑल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो पीपल के सामने अकाउंटेबल नहीं है। एक बात, ना तो पीपल के सामने, ना ही पार्लियामेंट के सामने, 2, ना ही एक जॉइंट कमेटी के सामने, और ना वो अकाउंटेबल अगर है तो एचओडी इंडिविजुअल के सामने। बाहर वाला एग्जांपल देख लो आप, अमेरिका की एग्जांपल देता हूं। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका का, वो वहां की जो जॉइंट पार्लियामेंट है वहां के सामने अकाउंटेबल है, बट सीआईए का हेड्स ऑफ द डायरेक्ट डिपार्टमेंट वहां पर अकाउंटेबल हैं कि वो उनकी कमेटी बनी होती है, वो ठीक है, उन्होंने ओथ ऑफ सीक्रेसी वहां उठाई होती है 2 बार, मगर जो बात उनसे बात करेंगे वो ओपनली कमेटी में बात करते हैं ताकि इनडायरेक्टली वो ब्रॉडर लोगों को पता लग जाए, वन मैन शो ना बने। एक बात तो ये है। और कई जगह पर तो पूरी पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना, अपडेट करना पड़ता है कि हाँ पे ये ऐसे बात है। तो कहने का मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक सिस्टम को मिनिमम अकाउंटेबिलिटी जो है ना कि एक जॉइंट कमेटी, उससे बड़ी है कि होल पार्लियामेंट, उससे बड़ी अकाउंटेबिलिटी है जे पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंसी एक अकाउंटेबल हो। एक बात तो ये है, जब तक ये सिस्टम की एजेंसीज लिमिटेड लोगों रिलेशन से अकाउंटेबल नहीं होती, इनके ऊपर ये बेलगाम घोड़े चलते रहेंगे। और हम चाहे कल्चर को दोष दें, जैसे फूल जी ने पहले बात बड़ी शानदार कही है, और कि कभी कभी यूरोप का जिसकी हम एग्जांपल देते हैं, अभी भी देते हैं कई बार, वहां करता था पोप था, और जब उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया, ये राज का प्रबंध अलग है, धर्म का प्रबंध है। और हमारे यहाँ भी घाल में चल रहा है, जिसकी ऐसे कई एग्जाम्पल देते हैं, कभी हम मॉरल वैल्यू को देते हैं, कभी उधर देते हैं, कभी है कि सिस्टम को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए। एक बात तो ये। दूसरा है कि स्वाय सिक्योरिटी छोड़कर, ऐसा मान लो इंडिया के कंटेक्स्ट से जितने भी नॉन सिक्योरिटी रिलेशंस वो आपके डॉक्यूमेंट हैं पुराने, वो सब 20 साल के बाद या 15 साल के बाद ट्रांसपेरेंट होनी पब्लिक, ताकि लोगों को देखें कि कौन सा एग्रीमेंट क्या हुआ, कैसे ठेका दिया गया, कैसे माल को देखा गया, कैसे नहीं देखा गया। इस तरीके से क्या होगा कि सरकार की पुरानी कारकर्दगी 20 साल पुरानी आने वाली पीढ़ी के सामने आएगी, पता लगेगा कि कैसे होती है। एक बात।
और तीसरा है कि ये जो फूड लैब हैं, जैसे तकरीबन छोटे टाउन में भी जो बीपी चेक करने वाला, शुगर चेक करने वाला, वो ह्यूमन की लैब खुल गई हैं ताकि वो बिजनेस अच्छा फार्मेसी का चल पड़े। एक कॉमन आदमी शुगर चेक कराएगा, चाहे शुगर है चाहे ड्यूटी की कोई, तो वहां से उसका काम जो है दवाई वाला था। तो फार्मा इंडस्ट्री ने ये कह दिया अपनी मार्केटिंग के लिए उन्होंने लैब वहां खोल दी है। क्या फूड की लैब, क्या कहीं कोई स्टेट हेडक्वार्टर को छोड़ करके कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है कि जहाँ किसान आसानी से जाके अपनी फूड चेक करेंगे मेरी फूड जो मैं अपने घर पर पैदा की है क्या खाने के काम है भी है कि नहीं है जी। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये अवेयरनेस तब आएगी जब हम अपना पानी नजदीक से चेक करवाएंगे, जब हम अपनी फूड नजदीक से चेक करवाएगा किसान, तब उसकी अवेयरनेस आगे बढ़ सकती है। मगर मैंने एक खुद एक्सपेरिमेंट किया था, अपना रीजनल सर्चर वाटर में पानी चेकिंग के लिए पूछा था, तो उन्होंने कहा अगर सिंपल टेस्ट करना है तो 200 रुपया है, अगर डिटेलिंग टेस्ट करना है तो 2500 रुपया। कहने का मतलब ये है कि जब सरकार ने हमसे एक स्टेट लेवल पे इंस्टीट्यूट रखा 2500 रुपया पानी टेस्ट करने का किसान, इस सारी बातें हैं। अगर ये 3 स्टेप पे इंडिया को अगर रिफॉर्म पब्लिक ओपिनियन बने तो तब जाकर पॉसिबिलिटी है कि हम कोई अपने सिस्टम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जी मेरे अंडरस्टैंडिंग है। धन्यवाद रूपचंद जी। मैं भी 2 मिनट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूं। मैंने कुछ सामाजिक सहकार का एक मॉडल बनाया जिसमें अवॉइड मार्केट का मॉडल था। गाँवों में गया, इन बातों को रखा, वहां मैंने किचन की सर्वे कराई। एक गांव के अंदर 10 किचन की सर्वे कराई। एक बढ़िया आदमी जो बहुत तगड़ा था, अपने आप को समझ के अपना किचन मेंटेन करता है, एक गरीब आदमी का। इस तरह से हमने उनके जो प्रोडक्ट थे वहां उनमें से लिए। कहने के बाद में मैंने उनके अंदर एक बात कही कि मैं तुम्हारे पोता जो खा रहा है ये चीज खा रहा है। एक इमोशन पोते से बड़ा जुड़ा हुआ है लोगों का, ये मैंने गाँवों में देखा। उसको मैंने कहा भाई ये तुम्हारा जो पैकेट है ना, इस पैकेट के अंदर ये अच्छा लिखा हुआ भी है, आपने थोड़ा गलती निकाला ना FSSAI की। मैं वो मेरा दोहिता है, वो इससे ही है, वो अभी ट्रेड में है या स्वीडन सरकार का वो कुछ एक्सपीरियंस बता रहता था ट्रेड के अंदर मसालों का जो अभी कुछ रिजेक्ट हुए तो वो भी उसका पार्ट है। तो कोई बातें मेरे को कई शेयर करता है कि नाना मुख्य बात ये है कि हम इन बातों के अंदर बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। हम मतलब यूं ही किसी के देखा देख ये चिप्स खानी आते हैं, चलो खा लो, उसमें चाहे अजीनोमोटो साल्ट है, चाहे कुछ पाम ऑयल में है, या पूरे के पूरे कैसे तले हुए हैं, वो RTE जैसे राइट टू ईट फूड, और ये सारा कुछ है। डॉक्टर अनिल ने भी एक बार हमें बहुत बड़ी बातें शेयर की थी कि भाई ये स्थिति तो ये है। अब इन बातों को रोकने के लिए हमें बहुत बड़े प्रयास, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, इतना बड़ा खान पान। अब जैसे मैं ट्रेड के मामले का एक एक्सपीरियंस पढ़ाऊं कि देशों के अंदर मिलेट का समझौता हुआ पिछला 23 वाला। जहाज भर के बाजरी गई यहाँ से 15,500 पर क्विंटल के हिसाब से खरीदी गई। तो यहाँ से पोर्ट में वो जहाज गया, उसमें कुछ चूहे घुस गए। वो चूहे वहां गए, वहां अनलोड हुआ तो वहां वो सेफ्टी वालों ने वो चूहे को देखा और उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद में उस जहाज को उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के किसी उधर का उधर भेज दो, कुछ खाएंगे नहीं खाएंगे जो भी होगा वापिस। तो वो समझौता ऐसा था इसके हिसाब से। कहने का मतलब है कि चूहा निकल गया। यहाँ तो चूहे सारे दिन यहाँ घूमते ही रहते हैं, पूरी कोई इधर दौड़ते हैं, उधर कैसे ही कर रहा है, छिपकली है चूहे। तो हमारा जो सिस्टम है वो ही एबनॉर्मल है, किचन सिस्टम। और किचन की सर्वे शेयर की, एक किचन की भी सर्वे कराई थी मैंने। वो मेरे साथी थे, एक वो मतलब RSS से जुड़े हुए थे लेकिन मेरे अच्छे मित्र हैं। मैंने कहा तुम शेर के अंदर तो शेर वाले तो बिल्कुल ही ऐसा खा रहे हैं, उनको तो बड़ा यूं शौक से खा रहे हैं, उनको यूं जैसे लगता है कि बहुत बड़ा कुछ कर रहे हो। तो भारत की रसोई जो है वो बहुत ही एबनॉर्मल है, और हम अपने पोतों को हष्ट-पुष्ट देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हैं। साथ ही और कोई रेज करके अपने सवाल को करे शेयर हो तो, या फिर मैं 1 बाय 1 हर एक को लेने की कोशिश करूं। मेरे साथ पवार साहब भी जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। पवार साहब, आप अपना वक्तव्य दें अपने इस बात में। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इंजीनियर हैं, और पूरा काम इस लाइन पे करते रहते हैं। तो नमस्कार सभी को।
वैसे तो जो टॉपिक है आपका वो यही है कि भाई पेस्टिसाइड्स वाला मामला जो है, इसमें दो ही चीजें हैं, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, एक हमारा इंटरनल कंजम्पशन है कंट्री में। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें तो ठीक है, ये मानक वगैरह जो भी को कराते हैं अपनी इंटरेस्ट से करते हैं, लेकिन जैसा हमारे रूपचंद जी ने कहा था कि इसमें व्यवसाय इन्वॉल्व है, बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रखता है, और खासतौर से हमारा इनलैंड जो कंजम्पशन है उसमें खासतौर से रखता है। मोटी मोटी मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 15-20 साल का, तो मैंने देखा कि भाई या तो वो अडल्टेड दारू पी का मरते हैं लोग बाग, या फिर जो थोड़ा बहुत वो पनीर जो है वो शादियों में सर्व होता है उससे दस्त लगते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि पिछले 15-20 साल में कि साहब वो कुट्टू का आटा खा करके जो 50-50, 100-100 लोग मर जाते हैं एक ही जगह पे। तो ये जो व्यवस्था है, ये सही बात है कि ये धर्म जो है इसने हमारी चर्चाएं वर्चाएं सब बंद कर रखी है, डिस्कशन बंद कर रखा, किसानों का, खेती का, व्यवसाय का, हमारी हेल्थ का सारा बंद कर रखा। और मुझे तो लगता है कि 15-20 दिन और झेलना पड़ेगा, शायद लगता है कि धर्म के नाम पे चुनाव होना जो है शायद आगे को बंद हो जाए और लोगों को बुद्धि आए कि धर्म के अलावा भी कुछ सोच साच लो, अपनी हेल्थ भी सोच लो, एजुकेशन भी सोच लो। तो अभी एज ऑन डेट नीड यही है कि भाई वैसे भी देखें ना, आप 700 करोड़ आबादी में 140 करोड़ हम, 140 करोड़ चीन वाले, 140 करोड़ अफ्रीकन कंट्रीज जो हो गई। अब मतलब 60% आबादी तो हम ही है, बाकी चीन तो किसी का ना मंगाता ना भेजता, मसाले वसाले की तो छोड़ दो, ना तो उसे कोई ग्रेन चाहिए, ना वो भेजता ना मंगाता। हमारे यहाँ ये है कि हम कृषि प्रधान देश होते हुए भी दाल मंगा रहे हैं अभी भी। जहाँ हमारा चावल रहा था वो चावल भी जाना जुना बंद सा ही हो गया करीब करीब, पिछले जब से गवर्नमेंट आई है वो चावल भी यहीं का यहीं जाए, रेट वेट पिट रहा जाए, वही बासमती वही बिक रही है 1500-1600 2000 तक 2500 तक। खैर एनीवे, अभी चिंतित होना बहुत जरूरी है, और सही बात है कि हमें अपने जो सिस्टम है वो सारे के सारे उन्हीं पर लाना पड़ेगा। पहले भी कोट्टी कुटले हुए थे, सब कुछ रखे थे संभाल के, साल भर के लिए कहीं भी नहीं जाता कुछ, ना सारा ये ना कहीं ये होता, क्या खाते हैं वो सल्फास क्या है, ना कुछ होता, सब कुछ ठीक ठाक ही रहता। कपड़ों में भी कपूर की गोली गाली गेरी, सारे कपड़े ठीक ठाक सलामत रहे। तो नटशेल में चौधरी साहब यही कहना है कि देखो अभी तो होप कर रहे हैं कि भाई कुछ चेंज आए, ये धर्म आधारित जो व्यवस्था है ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। इसी से बिजनेसमैन जो है वो सही बात है, वो जैसा लाला जी की एग्जाम्पल दी थी कि साहब क्या करूंगा, मंदिर बनवा दूंगा, एक आध धर्मशाला बनवा दूंगा, सब खत्म हो जाएंगे पाप पूप सारे। तो ये पाप पूप खत्म होने वाला काम खत्म कहानी होनी चाहिए। अब तो जो पाप करे उसे सजा ही होनी चाहिए। मैं तो बस यही कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। चलो धन्यवाद सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम जी जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, ये अपना टॉपिक एथिक के साथ में काफी जुड़ गया, यानी हमारे जो भी बिजनेस माइंड लोग हैं वो, घनश्याम जी लेफ्ट कर गए क्या? आरके जी आप सम अप करें इस बात के लिए। मैं आपसे एक सवाल खड़ा कर रहा हूं कि सेशन के अंदर ये बात ज्यादातर उभर करके आई कि हमारा मार्केट, हमारा बिजनेस या जो भी बिजनेस लीडिंग और पॉलिटिकल एजेंडा सारे जो है एथिक को साइड में कर चुके हैं, और जब एथिकली हम एक तरफ हो गए और बिल्कुल जो जिसको मरे कोई जिए, किसी प्रकार का हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसा हमारी जेब में आना चाहिए, इस मामले को हम कितना तक ये सोसाइटी झेल पाएगी या कुछ नया होगा? इधर एनवायरनमेंट भी उसका पार्ट बन रहा है, खराब कर रहा है ये, और इसमें अपना लगा रहे हैं। तो 2-4 मिनट में आप अपनी बात को रखें कि आखिर मानव कहाँ जाना चाह रहा है, किस दिशा में बढ़ना चाह रहा है। चेनाराम जी कोई एक हैंड रेज कर रहे हैं, उनको ले लेता हूं मैं बाद में। आपके 2-3 मिनट में अपनी बात रखो। घनश्याम जी भी आ गए सर। चलो घनश्याम जी को पहले बुला दो। चलो घनश्याम जी, सवाल सुना मेरा आपने? ये जो एथिक आया, धर्म आया, इसने जो है इस व्यापार के झंडे में कैसा कैसा खड़ा कर दिया, और सब मरने मारने को तैयार है। जन विश्वास बिल में बना दिया मोदी जी ने, कोई पैसा दे और किसी को मारो किसी को जियो। क्या कहाँ जा रहा है हमारा देश और किस देश से बढ़ रहे हैं घनश्याम? बातें सारी आ रही है, नई बात है कि और बोलना बोलते मेरे नेटवर्क टूटा हुआ घनश्याम जी। आपका घनश्याम जी नेटवर्क पर टूटा हुआ है आपका। तो आप आरके जी आप बात कह दो इस पे अपने बात। देखो जी, बात बहुत 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 ही सीधी बात है।
वर्तमान व्यवस्था के अंदर जो आज कॉरपोरेट व्यवस्था है, इसी के अंदर कोई समाधान ढूंढे, वो तो वही बात होगी कि खेल के नियम वही हो और हम अपनी तरफ से देखें कि ये खेल ऐसे क्यों हो रहा है, वो कभी नहीं हो सकता, तो हो ही नहीं सकता। उसके अंदर थोड़ा बहुत ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है और कोर्ट है, आप जैसे और बहुत सारे जागरूक संस्थाएं हैं, वो कुछ थोड़ा बहुत निकाल लो, भले थोड़ा बहुत निकाल लो। बाकी जो है अभी की व्यवस्था पूरी, जैसे रूप जी ने कहा ना, मार्केट के ऊपर, मार्केट का मतलब प्रॉफिट में कुछ भी कर ले। अब इन्होंने मानक ही ऐसे तय कर दिए, आप खुद बताएं कि भी नहीं कोई नहीं, बढ़ा दो। अब वो कंपनियां देती है, इधर से फंड देती है और अपना वो अप्रूवल करा लेती है, उसमें क्या है। तो वर्तमान व्यवस्था के रहते हुए तो बहुत ही कम गुंजाइश है। इसका मतलब हमें ये नई बात सोचनी होगी कि वो कौन सी ऐसी क्या करें जिसमें लोगों को भी अधिकार मिले, हमें प्राकृतिक भोजन भी मिल जाए जैसा हम चाहते हैं। तो बिल्कुल टोटल में आपको एक नया, यह तो सब्जेक्ट ही अलग रखना पड़ेगा आपको कि भी एक बाकायदा कैसी व्यवस्था बने, उस पर हम पूरी व्यवस्था पर बात करेंगे, A to Z व्यवस्था पर बात करेंगे। खेती का कैसे होगा, ये प्रिजर्वेटिव डालने की जो बात है, पुराने बडेरे साथ साथ आपको सबको पता है, राजस्थान के रहने वाले हैं, मैं तो फूल कुंवर जी को और इनको ही पता होगा कि 7 साल तक बाजरी के सिट्टे वो 50 के अंदर रखते थे, 7 सालों तक अकाल पड़ते थे, और वो बाजरी के वापिस वैसी की वैसी होती थी, नहीं खराब होती थी, बहुत तरीके से प्रिजर्व करते थे। लहसुन डालने का आज भी डाल दें, बानी का मतलब राख में लहसुन डाल करके वो कई साल चलाते हैं, वो गलता ही नहीं था, मतलब ही नहीं कोई गलने का। ऐसे तो प्राकृतिक सिस्टम है अपने पास, उसको कैसे किया जाए, उसके लिए तो पूरी एक व्यवस्था अलग बनेगी। और मैं ये समझता हूं व्यवस्था जब तक हम इस बात पे चोट नहीं करेंगे कि ये जो राष्ट्रीय मंडियां हैं, राष्ट्रीय मंडियां का मतलब हुआ कि राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातियां ये जब टूटेगी जब हम ये मानेंगे कि हम वर्ल्ड सिटीजन हैं भाई, हैं वर्ल्ड सिटीजन हैं, तो ये बॉर्डर भी खुले, हथियार भी सारे खत्म हो। क्या बात करो, ये तो बहुत मामूली सी बात है। फूड एडल्ट्रेशन का मामला तो बहुत सिंपल, हम सबको भोजन, शुद्ध भोजन दे सकते हैं, प्राकृतिक भोजन दे सकते हैं और रोजगार दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इस पर अलग टॉपिक रखेंगे। यहां हल करने में कोई लोकसभा, आप कितनी देखो, आप तो सारी लोकसभा का एक विवरण पढ़ते हो, और लोकसभा में ये बिल पास होते हैं, ये सरकारों में पास होते हैं कि ये इतना अल्टरेशन करना नहीं करना, इतना प्रिजर्वेटिव मिलाना है, उनका कोई देखता ही नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं देखता। इवन जो हरित क्रांति की थी उसको किसने देखा, आप ही बताओ ना। जिसको हरित क्रांति का जनक है उसको तो पद्म भूषण मिला है, बताओ। और सारे किसान भी वही मांग कर रहे हैं, वो सवाल नहीं उठाते उसके ऊपर, क्या नाम उसका, स्वामीनाथन के ऊपर, कि भैया तू ही तो जनक है जो केमिकल का, तो ही तो जनक है केमिकल का। तो और फिर उसको सारे तायद करते हैं, सारे 13 महीने तक किसान आंदोलन, स्वामीनाथन, और रोए थे वो मरा जब, ठीक बात है, रो अलग बात है, लेकिन वो सोच ही नहीं रहे। न किसान आंदोलन सोच रहा है, संयुक्त मोर्चा सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है इस बात को। हम उठाते हैं तो हम लगते हैं यार ये तो कुछ अलग ही बात कह रहे हैं, अलग कुछ नहीं कह रहे हैं। प्राकृतिक खेती होगी, उसका तरीका भी प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक तरीके सबको मिल सकता है भोजन, अच्छी तरीके से शुद्ध भोजन मिल सकता है। ये बैठे अरविंद जी चौधरी साहब बैठे, देखो ना इनका कैसे राबड़ी खाते हैं, कैसे वो रोटी दिखाते हैं, मन लालच करता है, मिर्च बांट करके खाते हैं, खेत के अंदर सीधा लाते हैं, वो सब कुछ है। तो हमें मिलना, वो पौष्टिकता हमें मिलनी चाहिए। धन्यवाद। चलो आज चैनाराम जी आप अपना सटीक सवाल जो है पूछ ले, फिर राम प्रसाद जी ने एंड्रेज किया है। हाँ, मेरा सवाल डॉक्टर साहब अनिल जी से है। एक सर कहीं पढ़ने में आ रहा है भाई फूड चेन में एंटीबायोटिक भी घुस रहे हैं, फूड चेन में, भले डेयरी प्रोडक्ट्स में है, इसको थोड़ा क्लियर करें साहब। ठीक, ओके। देखिए ये बात सही है आपकी कि एंटीबायोटिक आ गए हैं फूड चेन में, और उस वजह से कुछ रेजिस्टेंस भी एंटीबायोटिक की हमारे अंदर डेवलप हो रही है। जैसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो अगर मुंह खुर की बीमारी आती थी जानवरों में, तो उसका जो दूध कहीं पिया नहीं जाता था अगर उसकी दवाई लगाई गई है तो। बट अब जो कमर्शलाइजेशन, और वही बात है फिर से कि एथिक्स नहीं है, तो लोग 20 किलो दूध उसका अगर 2 दिन तक फेंकेगा उसका, तो कितना उसको नुकसान हो जाएगा, ऐसा सोचते हुए वो डिक्लेयर ही नहीं करता किसान
कि मेरी जी इसमें मैं एंटीबायोटिक दे रहा हूँ पशु को या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, और वो बिना डिक्लेयर करे ही वो अपना जो मिल्क कलेक्शन एजेंसीज हैं उनमें अपना दूध डालते रहते हैं। ठीक, अब दूसरा चीज क्या है कि वो इतना अवेयर नहीं हो पा रहा है कि खुद के बच्चों को भी पिला देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा कर रहा है, वो खुद के बच्चों को भी पिला देता है, वो औरों के बच्चों को मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट उसे अवेयरनेस लगा लो या कुछ ऐसा लगा लो कि भाई ठीक है। अभी मैं कल जो है हनुमान राम जी से बात कर रहा था कि आजकल बरसीम और ज्वार में लोगों ने 5-5 स्प्रे कर दिए जी, बोला सुंडी की करेंगे हम, और वो स्प्रे जो है वो डायरेक्ट आप उसको खिला रहे हैं, जानवर को खिला रहे हैं, तो वो रेसिड्यूज उसमें आएंगे ही आएंगे। हार्मोन्स आ रहे हैं जी, हार्मोन्स में क्या है कि ग्रोथ हार्मोन्स लोग छिड़क रहे हैं पौधों के ऊपर, और उसके बाद वो हार्मोन्स जो है वो सब्जियों में अगर आपने हार्मोन्स छिड़के हैं ग्रोथ हार्मोन्स, वो तो हार्मोन्स रेसिड्यूज जो है सीधे आपके खाने में आ रहे हैं, क्योंकि वो आप तो उसको पका के खा ही रहे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ कच्ची भी खा रहे हैं आप लोग, हम लोग तो वो भी आ रहे हैं, खीरे में लोग हार्मोन्स छिड़क रहे हैं। तो सिर्फ रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज दूध या इनकी बजाय कुछ एनिमल्स में भी डाल देते हैं लोग, अंडों में भी आ जाते हैं जी, है ना, एनिमल प्रोडक्ट्स के भी थ्रू आ जाते हैं, कुछ मीट एनिमल्स होते हैं उनको लोग लगाते हैं, उससे भी आते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आते हैं। इसके अलावा भी एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि जो हम सप्लीमेंट्स खाते हैं, जैसे आपने प्रोटीन सप्लीमेंट लिया, कुछ ऐसा लिया, वो तो आप अच्छे के लिए खा रहे हैं, पर उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डेवलप होते हैं, कुछ ऐसे रसायन डेवलप होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है, इथिलीन ऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है। एक होता है MCPD, मोनोप्रोपेन कुछ करके है, मोनोप्रोपेन का डायोल करके है इसका जी, है ना। तो वो प्रोपेन, मोनोक्लोरोप्रोपेन जो डायोल है, वो MCPD मोनोक्लोरोप्रोपेन डायोल, वो इतना खतरनाक है कि अगर आपने उसको 0.5 ppm, यानी 0.5 ppm का मतलब है कि 0.5 मिलीग्राम से पर केजी बॉडी वेट से ज्यादा अगर आप खा लेते हैं उससे, तो वो आपके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देता है, सेल्स के इंड्यूस कर देता है उसमें चीजें, और वो चेक ही नहीं होता है। हमारे इनमें जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं या कोई और सप्लीमेंट्स आते हैं, लोगों को बड़ा कहा जाता है कि जी कोई गर्भवती है तो उसको भी प्रोटीन सप्लीमेंट डॉक्टर धल्ले लिख रहा है, तो MCPD के बाद वो उसको राम प्रसाद जी को ले लूं, उनका भी कोई सवाल है, उनका भी हो सकता है लिंक हो जाए। राम प्रसाद जी अपना सवाल तुरंत बोल दें। राम राम जी सबको, बहुत अच्छा लगा। मेरा ऐसा सोच है कि अगर हम सवाल बोलो आप फटाफट, हाँ टाइम कम है हमारा। मेरा सवाल यही है कि हम पुरखों की तरह अगर जीना सीख लें खाने पीने के मामले में, तो समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं तो नहीं। चलो ठीक है, ये तो सवाल मेघ सिंह जी जुड़े हुए हैं, जुड़े तो आप लेट हैं, कैसा खाएं, आप डेयरी चला रहे हैं और उस तरीके से हैं। और नेपाल सिंह जी आपका सवाल था, एक बीच में ले लूं, फिर मैं मेघ सिंह जी को ले लूं। आपने हैंड रेज किया था, नेपाल सिंह जी। एक मिनट, नेपाल जी जुड़े हुए हैं आप हैंड रेज था आपका, या यूं ही हो गया? चलो ठीक है, 2-3 और साथी भी है। नहीं तो नहीं है, लेकिन कहीं बिजी हो गए लगते हैं। नेपाल सिंह जी बोल रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, हैंड रेज कई बार यूं ही हो जाता है। मेघ सिंह जी आप कोई अपनी टिप्पणी 2 मिनट के अंदर कोई बात कह पाए, बाकी कोई साथी और भी होंगे कि शुद्ध भोजन खाएं, कैसे खाएं, क्या खाएं। हाँ सर, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं समुद्र के बिल्कुल किनारे पे हूँ और यहाँ डिस्टरबेंस रहेगी। आप लोग बात करिए। वैसे खाने के बारे में एक बात बेसिक समझ लीजिए, इंसान 2 लाख साल पहले पैदा हुआ है ऑलमोस्ट, और उसमें से 99.99% टाइम उसका जो खाना था वो आज नहीं है, और हमारा जो जेनेटिक सेटअप है वो है 2 लाख साल का। तो जब तक हम इन सिंक विद पुराने वाले जेनेटिक मटेरियल का कैरी ओवर नहीं करेंगे, जब तक हम पुराने वाले खाने पे नहीं जाएंगे, हम जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से 83% जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको नहीं रोक पाएंगे।
जो डेथ का कोज है आज के दिन 87% डेथ दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती हैं। और बीमारियों के बारे में हम बहुत डरते हैं, बट ज्यादातर बीमारियां हमारी अपने शरीर में अपने आप खुद पैदा करते हैं हम लोग। तो जब तक हम खाने को वापस रिवर्स नहीं करेंगे, वहीं नहीं जाएंगे जहां से चले थे, तब तक ये समस्या रहेगी। और कानून के भरोसे मत रहना। कानून के बारे में एक लाइन बोल के बंद करता हूं अपनी बात। कानून पहले हिंदुस्तान में था कि मिलावट नहीं की जाएगी, नॉन अडल्ट्रेशन का कानून था। एफएसएसआई ने कुछ साल पहले ही वो कानून चेंज करके फूड सेफ्टी कानून बना दिया। मतलब कि अब जा आप हल्दी में बेसन मिला लो, कोई बात नहीं, है ना, चलेगा, बस सेहत को इस लेवल से ज्यादा नुकसान नहीं देना चाहिए। मतलब जो तुम हल्दी में ऐसी चीज डाल रहे थे जिससे सेहत खराब हो, है ना, वो चलेगी, वो मत डालो। बाकी कुछ और चीज डाल लो खाने की उसके अंदर। मतलब कहने का फूड सेफ्टी कानून है कि फूड की सेफ्टी की लिमिट करता है। पिछला कानून फूड में मैं सिंह जी आपका आपके जवाब लेता हूं मैं डॉक्टर साहब से। फूड सेफ्टी और अडल्ट्रेशन के बारे में अपना टिप्पणी करो। ये बड़ी मार्के की बात आई है कि क्या मिलावट जीरो हो। जी, इसमें ना क्या है कि बड़ा ही अच्छा उन्होंने मैक्सिम जी ने बताया कि ऐसे हो रहा है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन पीएफए बोलते थे उसको पहले, और वो सब जो है कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर उसके थे, अफेयर्स के थे, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के थे। उन सभी को मर्ज करके लगभग 12 अलग अलग बॉडीज को मर्ज करके एक एफएसएसएआई ने 2006 में जो है एफएसएसए फूड एंड सेफ्टी एक्ट 2006 आया। उसके बाद जो है 2008 में एफएसएसएआई एग्जिस्टेंस में आई, और बाकी के जितने सारे थे वो मर्ज हुए, सारे उसके अंदर ही मर्ज हो गए। तो ये बात ठीक है कि सेफ्टी है, कि सेफ्टी से बात करते हैं उसमें। जैसे अगर आप तेल की बात भी करेंगे तो तेल में ऐसा है कि पहले सरसों का तेल अगर आप कह के बेचते थे तो सरसों का तेल भी बेचना चाहिए था। अब वो ऐसा है कि सरसों के तेल में आप कुछ डाल सकते हैं, बट उसमें मेजोरिटी जो है 50% के आसपास सरसों का तेल है, तो भी आप उसके ऊपर सरसों का तेल ही लिख सकते हैं। तो वो जो है सेफ्टी के तहत तो उसमें, क्योंकि ठीक है उसमें कि नुकसान नहीं हो रहा है लोगों को, पर नुकसान क्या हो रहा है, अडल्ट्रेशन का नुकसान तो हो ही रहा है। तो वो अडल्ट्रेशन खत्म करके, पीएफए को खत्म करके, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन को खत्म करके, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 लेकर रखे आए गए थे। तो उसमें मैक्सिम जी ने बिल्कुल सही कहा। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें यह है, जैसे राम प्रसाद जी ने भी चिंता जताई, सबकी चिंता एक ही है कि भाई आखिर ये भोजन की शुद्धता के अंदर ये किसने कहा इनको ये मिला लो, फिर मिला लो तो किस आदमी ने, मान लो गवर्नमेंट ने कह दिया कि चलो भोजन कम पड़ रहा भाई ये आपस में मिला लो। एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए मिलाया, या ये था कि चीज कम पड़ रही है, जैसे कोई आदमी के कोई कम पड़ रहा हो चीज तो उसमें मिला दे, और कचरा मिलाने वाली बात कह दो उसमें। तो ये तो भाई न्यूट्रिशन वैल्यू तो कोई हुआ, तो क्या मकसद क्या रहा इनका मिलाने का? मिलावट के अंदर ये एंट्री सेफ्टी क्यों हुई, क्या कारण क्या रहा, क्यों मिलाया? बाजार 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 बाजार, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। जी बिल्कुल, यही एक चीज है जो 100% ट्रू रहती है। जैसे अभी अगर आप बेसन खाते हैं मार्केट में, जितना भी अगर बेसन मार्केट से लेकर के खाते हैं तो वो चने का नहीं है, वो कनाडा की येलो पीस का है, पीली मटर का है। आप उसे कितना सोचोगे कि बेसन आप खा रहे हो, पर उसमें क्या है कि वो बेसन कह के बहुत बेच रहे हैं उसको वो लोग कि आप बेसन करके बेचें। तो पहले ये चीज नहीं हो सकती थी। अच्छा, इसमें हो क्यों रहा है, किसने कहा, जो आपका सवाल है उसके बारे में बात करते हैं। क्या रहता है कि एफएसएसआई में ना स्टेक होल्डर्स हैं, जो हाँ लॉज बनते हैं कि ये आपका ये रेगुलेशन ये ठीक होगा। उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें एक इंडस्ट्री भी है, साइंटिस्ट भी हैं, और एफएसएसआई के खुद के लोग भी हैं, और उसके साथ साथ कंज्यूमर और फार्मर्स को भी उन्होंने एक स्टेक होल्डर्स के बारे में रखा गया है। तो कंज्यूमर और फार्मर्स जो है वो स्टेक होल्डर में जाते नहीं है। मैक्सिमम जो प्रॉफिट के बारे में बात करें, बिजनेस के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री वाले करते हैं। तो इंडस्ट्री वाले उस सेशन को बड़ा अच्छे से वो करते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और उसको ओवर डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट भी नहीं कह सकता मैं, बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और इस तरह के सेशंस में मैक्सिम जी भी बहुत बार अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो इस बारे में वो ज्यादा भी बता पाएंगे। और तो वो जो डोमिनेंसी आती है, तो उसके बाद किसी कुछ पैसे के चक्कर में
कुछ उनके डोमिनेंसी के चक्कर में, उनके मार्केट शेयर के चक्कर में जो दूसरे लोग हैं बोल नहीं पाते हैं और वो अपना काम पैसे से, अपने स्टडीज से, गलत रिपोर्ट से निकालवा करके ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे ये साथियों का हैंडरेज है, इनका भी सवाल ले ले ताकि आप जवाब दे पाएंगे। एक तो रूपचंद जी का है और एक मेघ सिंह जी का है। तो मेघ सिंह जी आप रख दे अपनी बात को, रूपचंद जी रख दे, फिर डॉक्टर साहब इसका क्लियरेंस कर दे। मेघ सिंह जी क्या कह रहे हैं बहुत संक्षेप में, कुछ साथी और भी हैंडरेज करेंगे। बिल्कुल ही संक्षेप में है सर। आपने कहा ये क्यों होता है, कौन कहता है ये मिलाओ। ये बड़ा सिंपल है। यदि आप लोमड़ी से चरित्र की बात सीखेंगे, चरित्र की ट्रेनिंग लेंगे, तो लोमड़ी मुर्गी चोरी करने को चरित्र समझाएगी। यदि आप खाने का काम सरकार के भरोसे छोड़ देंगे, जो आपके घर में आपकी जो स्त्रियां हैं उनके जिम्मे था, वो डॉक्टर थी, तो फिर ये होता रहेगा। अभी खाने का काम जोमेटो के जिम्मे है, बिजनेस के जिम्मे है। खाना कभी भी इंडस्ट्रियल फूड नहीं होना चाहिए। पहली है, खाना इंडस्ट्रियल फूड नहीं होना चाहिए, मकान इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ये फंडामेंटल समझना पड़ेगा और अपने लिए समझ लो, दुनिया तो समझेगी नहीं, है ना। बस इतनी सी बात है। चलो हाँ, रूपचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा एक ही प्रश्न आया है इससे, फूड अडल्ट्रेशन को देख करके और फूड सेफ्टी को, कि वो चीजें जो ह्यूमन हेल्थ को बिल्कुल मिनिमम हार्मफुल हैं, जैसे कि काऊ डंग है या एक हेल्दी नेचुरल क्ले है, मिट्टी, वो आदमी को कम हार्म करती है, करती होगी, कम करती है। उनको अगर अडल्ट्रेशन में डाला जाए तो फूड सेफ्टी एक्ट के तहत वो बच सकती है, मगर अडल्ट्रेशन वो आती है। इसके बारे में डॉक्टर साहब क्या कमेंट करेंगे? बस इतनी सी बात है सारी। बिल्कुल, उसको तो और जी ऐड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे कि भाई इसको ऐड किया जाए, क्योंकि उसमें जो है ऐसा नहीं है कि वो हेल्थ इश्यूज नहीं कॉज करते हैं, वो बड़ा हेल्थ इश्यूज कॉज करते हैं। उसके जो माइक्रोब्स हैं वो भी रहते हैं। और अगर आप इस तरह से, तो सिर्फ फूड सेफ्टी ही नहीं, कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं जो उसके मैच करते हैं कि आपके अंदर ये चीजें आप मैक्सिमम डाल सकते हैं, ये चीजें नहीं डाल सकते हैं। और कुछ लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं कि आप सिर्फ लिस्टेड प्रोडक्ट्स को ही फूड में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरी चीजें नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर आप कहोगे कि जी धतूरा तो एक तरह से तो प्रोडक्ट है जो कि सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो कर सकता है, बट वो खाने में लिस्टेड नहीं है उस प्रोडक्ट में। एक अगर आप देखेंगे तो जो प्लांट प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स या जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्टेड प्रोडक्ट्स में से ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था, उसको अपन पूरा क्लियर नहीं कर पाए कि ये मिलावट न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के मकसद से कोई करवा रहा है, ये जो फूड सेफ्टी का नाम है, या बिजनेस को नफा देने के है, या फूड की कमी पड़ रही है इसलिए कि भाई अब ये है ही नहीं तो इसमें थोड़ा सा ये मिला ले, तो न्यूट्रिशन कहाँ गया? आप फूड टेक्नोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो न्यूट्रिशन का क्या हाल है? फूड की कमी नहीं पड़ रही है जी, ऐसा कुछ है नहीं कि फूड की कमी पड़ रही है तो इसलिए कर रहा है। सिर्फ बिजनेस की तरह से किया जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था मैंने कि अब बेसन जो है चने से नहीं आता, पीली मटर से आता है। अगर आप मान लीजिए ऐसा करते कि चने का कमी पड़ रही है, चने की कमी पड़ रही है तो चने का भाव बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ना, तो ये तो बेसन की डिमांड है तो भाव ज्यादा होगा। तो ठीक है, उसे बेसन कह करके चने वाला बेचिए ना, चने वाला बेसन कह करके बेचिए। उसे लोग अगर ज्यादा पैसे में खरीदना चाहेंगे तो खरीद लेंगे, जो नहीं खरीदना चाहेंगे उसको बोलिए कि ये पीली मटर का आटा है जी, पीली मटर का आटा भी सेम ही है, उसी तरह से लोग पीली मटर का आटा ले लेंगे। बट अगर आप पीली मटर के आटे कोई बेसन कह करके बेचेंगे तो थोड़ा गलत है ना, वो इंपोर्ट कर रहे हैं जी। नहीं, मेरा वो न्यूट्रिशन पे सवाल अटका हुआ है कि क्या सरकार न्यूट्रिशन क्या भी ध्यान रख रही है, या कोई यूं ही बस ये जांच कर लो कि कितनी मिलावट होनी चाहिए। एक इनके पास में एक है भाई 1% ये मिल जाए तो ठीक है, पाम ऑयल इतना मिल जाए तो ठीक है, लिमिट बढ़ा दी। न्यूट्रिशन के मामले में कोई ऐसी एजेंसी इनके अंदर इंटरवेन करती है, या स्टेक होल्डर्स है, या फूड सेफ्टी में न्यूट्रिशन का गायब है? मतलब जो मैक्सिंग जी ने कहा ना कि बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि ये सरकारी सिस्टम फूड का नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री फूड की नहीं होनी चाहिए। फूड का जो है वो घर ही रहना चाहिए, घर का ही रहना चाहिए। वो चीज एक उन्होंने बहुत अच्छे से बात कुछ चंद शब्दों में बता दी कि फूड का बाजार नहीं होना चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ कहा जाएगा, कोई सर्वे आएगा कि जी ये जिंक की और फोलिक एसिड की कमी पाई गई है इन लोगों में, तो उन लोगों ने क्या किया, उसकी
पहले आंगनवाड़ी के तहत गोलियां बंटवा देते थे, अब कहते हैं कि जी ठीक है, हम जो है चावल में ये गोलियां डाल देंगे, फोर्टिफाइड राइस कर देंगे। कुछ कहा कि जी विटामिन डी की कमी मिली, विटामिन डी जो है हम जी दूध में डाल देंगे जी। वो जो चीजें हैं वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी चीजें हैं, प्रैक्टिकल सी चीजें नहीं है। और हो सकता है कि वो करें आने वाले समय में, कुछ कानून आ ही गए हैं उनके, तो वैसे अगर वो इम्प्लीमेंट होंगे अच्छे से तो हो सकता है कि वो चालू हो ठीक से, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई चालू हो पाएगा, क्योंकि चावल में हरियाणा को एक मॉडल लिया गया है फोर्टिफाइड राइस के लिए, जो पीडीएस का सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कीम्स आती हैं, जो 5 किलो अनाज देते हैं जहां से, उसमें हरियाणा को मॉडल रखते हुए उसमें फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स FRK जो है डालते हैं, छोटी छोटी गोलियां हैं जिसमें आयरन, जिंक और फॉलिक एसिड, ये सब चीजें डालते हैं और भी डालते हैं साथ साथ में। तो वो चीज कहाँ तक पहुंच रही है मुझे नहीं लग रहा कि पहुंच रही है, क्योंकि वही चावल घूम फिर के सेलर के पास आता रहता है और सेलर वाला उसको ही बेच के फिर से दिखाता रहता है कि इस बार मेरी इतनी मैंने सेलिंग कर दी पैडी की, इतनी मैंने पैडी खरीदी, इतनी सेलिंग की, और अब ये चावल में से ले लो। तो वो सब फेक डाटाज हैं, कुछ ज्यादा सा अच्छा है नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज जो है वो ठीक से नहीं है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा जी। न्यूट्रिशन पॉइंट तो खुद देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा था कि आपको जो सप्लीमेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन के सप्लीमेंट है, उसमें MCPD है, हम MCPD का टेस्ट ही नहीं करते हैं। और किसी का 5 मिनट अपने पास में है शेष, एग्जैक्टली हम टाइम बाउंड सेशन चलाते हैं, किसी की कोई हो हैंड रेज करके। हनुमान जी 1 मिनट लूंगा बस। देखिए ऐसा है, इस बहस को हम कितना लंबा कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि हमारे देश में रूल भी है, और रूल ठीक है, ऐसी बात नहीं, पॉलिसी और रूल ठीक बनाए जाते हैं, लेकिन रूल इम्प्लीमेंट होता है किसके फेवर में? जो सत्ता में रहता है। अगर सत्ता में व्यापारियों को बैठा दोगे तो रूल इम्प्लीमेंटेशन व्यापारियों के फेवर में होगा, व्यापार ही कंट्रोल करेगा। नंबर 1 बात। 1 करोड़ रुपए की बात है, 1 करोड़ रुपए की। ठीक है जी। नंबर 2, आपको क्या करना चाहिए? आपको ये देखना है कि इस सिस्टम में हम किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और एग्जिस्ट करेंगे। हमें देखना है प्रोडक्शन पे हम जा रहे हैं, व्यापार में हम नहीं है, तो प्रोडक्शन में हम उसको कुछ कहते हैं जी ऑर्गेनिक खेती पे आ जाओ। भाई क्यों आ जाए ऑर्गेनिक खेती पे? बात है सस्टेनेबिलिटी की, कितने परिवार है ऑर्गेनिक खेती पे सस्टेन कर जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। हम एक्सट्रीम पे जाते हैं, या तो हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे या पेस्टिसाइड्स और केमिकल से पूरे खेत को भर के धर देंगे। नहीं, ऐसा ना करो, मीडियम पाथ ले लो। मीडियम पाथ प्रैक्टिकल होता है, उससे आप पूरी पॉपुलेशन को, कंट्री की सस्टेन भी कर पाओगे प्रोडक्शन से, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रख पाओगे। इसलिए मैं यही कहूंगा, आपकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको फॉलो करो, और जो ऑर्गेनिक और केमिकल इनके चक्कर में ना जाके जितनी परमिसिबल लिमिट है उस पे काम करो। अपना प्रोडक्शन भी ध्यान से रखो और हेल्थ कंसर्न भी ध्यान में रखो। मीडियम पाथ फॉलो करके वही सर्वाइवल है, वही प्रैक्टिकल है। तो एक सुनील झा जरा जुड़ा हुआ है यंग। सुनील, कुछ बात रखना चाहोगे आप अपने? 2 मिनट है हमारे पास। सुनील है, अनिल जी, अरविंद जी है कोई, वरना समअप करें, किसी को कोई बात कहनी हो तो। हाँ हनुमान जी, मैं तो बस यही बात कह रहा था कि मतलब आप भी जानते होंगे कई पर्सनली ऐसे लोगों को कि वो लोग होते हैं, वो टाइम नहीं, मतलब रिसर्च और ऐसी चीजें खरीदने में रिसर्च वगैरह कुछ करते नहीं है। वो बस यही खरीद लेते हैं जो सबसे सस्ती मिलती है, ना बनिस्पत इसके कि कोई सेफर फूड ऑप्शन है। तो कई बार मतलब जो सस्ता होता है उसी को फोर्स होते हैं बाय करने के लिए। एक कारण यही है ज्यादातर, मैंने तो यही देखा। चलो, ये बात भी सही बात है कि पर जो है सस्ता खरीद के अपना जीवन यापन करना चाहता है। सस्ते के अंदर महंगाई का दौर उसको ध्यान रहता है, उसमें चाहे कचरा मिला हो चाहे कुछ भी मिला हो, वो उस बात को उसमें ध्यान नहीं था। अरविंद जी अपना कोई समअप कर दें, अब एक 2 मिनट है। हनुमान जी कुछ भी नहीं कहना है, ये सुनील ने बात कही क्योंकि सारी बातें आ गई हैं, कोई उन बातों में रिक्रूट करूँ उसमें कोई साइज नहीं है। एक्चुअल में सस्ते वाली जो चीज है ना, ये हमारी मेंटेलिटी हो गई इस तरह की। इसमें कंज्यूमर की बात नहीं, तो पैसे वाला आदमी है वो भी सस्ते की तरफ ही भाग। तो शुरू में आपको ध्यान है तो फूल कुमार जी ने जो बात कही थी ना, सार का वही है।
पाप धोने वाली चीज है, जो हमारे को ये जो धर्म वाली बेसिक चीज है ना, क्योंकि हम लोग देखो यहाँ हमारे सेशन में धर्म वाली चीज कहते नहीं है, परंतु एक्चुअल बीमारी वही है। इन लोगों ने दिमाग को इस तरह का बढ़ा दिया है हर आदमी का कि वो सही चीज को सोचने की तरफ आकर्षित नहीं होता है और उसमें से कोई न कोई गली निकालने की करता है। बस धन्यवाद। चलो चलो एक मिनट और बाकी है। हाँ, मेघ सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात को रख दें। नेटवर्क इश्यू, इस पे ये अच्छा हो, नेटवर्क इश्यू सुनो एक बात। अच्छा आवाज नहीं आ रही तो सुन। हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही। हाँ जी, ये मैं बता देता हूँ इसका, शायद मैक्सिम जी जो कहना चाह रहे होंगे। देखो ऐसा है, हमारी संस्कृति है, उसकी संस्कृति का तो इम्प्रिंट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखो जो लो प्राइस की है। हर आदमी कम, हमारी मेंटेलिटी है और व्यापारी जानता है कि ये हिंदुस्तानियों की मेंटेलिटी है, तो वो जीरे के पाउडर में अगर गोबर की लीद बना के बेच के उसे प्रॉफिट हो रहा तो उसे बेचेगा। ये तो हमें देखना है, इतनी फूड अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि हमें एक सही प्रोडक्ट सही रेट पे मिल जाए। तो सही रेट का मतलब ये नहीं होता कि हम सबसे सस्ता मार्केट में जो है वो लेके आ जाए। पहले फूड सेफ्टी, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, उसके बाद प्राइस, ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए पहले। चलो ये बात, आज अब सेशन 1 बज गए, 1 मिनट हमारा हो गया, 1:02 पे हम बंद करते हैं। 1 मिनट ही शेष बच रहा है, और कोई किसी को कोई बात विशेष कहनी हो तो 1 मिनट में अपनी बात को रखते हैं, वरना हम सेशन को रिकॉर्डेड है, जिस किसी के साथी को भेजना हो और किसी को डिस्कस करना हो तो अच्छे लोग से शुरुआत में हमने कही थी बातें, हनुमान जी। हाँ बोल दीजिए। हाँ, शुरुआत में एक बात हम लेके चले थे 2019 में जब हमने अभियान शुरू करा कि म्यूचुअल मार्केटिंग जब तक हम नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक भेजने का जो अभियान मिशन हमारा अधूरा है। जिस दिन उस पर हम आगे बढ़ेंगे, अभी जेटीसी नाम से शुरू हुआ है, जेटीसी का दायरा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। उस तरह की प्रोसेसिंग, मार्केट प्रोसेसिंग हम करें, अपनी कोई अभियान इस तरीके का छेड़ें तो हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक सस्ते रेट में पहुंचेगी। क्योंकि आज भी जो प्रोड्यूसर है उससे बहुत सस्ते रेट में चीज़ें खरीदी जाती हैं, और जो मीडिएटर है वो इसका लाभ उठाता है, वही एडल्ट्रेशन करता है, वही सब कुछ करता है। तो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हम अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग खुद कर सकें, उस तरफ हमारा कोई मिशन शुरू होना चाहिए, वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। धन्यवाद। चलो 22 तारीख को मिलेंगे फील्ड में। बाकी हम हर संडे आपके बीच में आते हैं किसी न किसी बात को लेके। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डेड सेशन है, और किसी साथी को ये थोड़ा सा एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ जी। बिल्कुल ना डरो, आप जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास अनएडल्टरेटेड फूड है, अनप्रोसेस्ड, उसको लो। डरेंगे वे जोन से वे व्यापारी बैठे हैं, वे प्रोसेस फूड खा रहे हैं, वे मरेंगे। इसलिए लेकिन ये है कि अपनी फूड सेफ्टी पे अवेयर रहो, अपने बच्चों को बचाओ उनसे। ये अगर व्यापार के नजरिए जहर बांटना चाहते हैं तो सबसे पहले यही मरेंगे, हम नहीं मरने के बिल्कुल भी। नमस्कार। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैं?
क्या सीपी क्या होता है? ओके भाई कई की कंपनी है तो नहीं तो तेरे को तो एमएससी करेगा तू तो देख सोचेंगे बात तेरी बात ठीक है पर वो सोचेंगे अपन कता का जी सीधो तभी तो कह रहा हूँ सोचेंगे ना हर काम सोच के करना चाहिए ये सब कहांगी